ऋषि ऋषि वेलकम, आप सभी का स्वागत है बतकही के एक और सेशन में। आज हमारे साथ जो जुड़े हैं वो मॉडल और एक्टर हैं। नाम है ऋषांक तिवारी जी। ये लव के फंडे, विकल्प, मंडी, एक प्रेम कथा, द डार्कनेस, इसमें निभाए गए किरदारों के लिए जाने जाते हैं। सागर में ही पड़े बले और 2009 में मिस्टर मध्य प्रदेश टाइटल से भी इनको नवाजा गया और लगभग 3 साढ़े 3 वर्ष तक इन्होंने थिएटर का एक्सपीरियंस किया और अब फिल्मी जगत में अपना नाम रोशन करते हैं। तो वेलकम सर, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ ऋतिक, थैंक यू सो मच। एंड हाय हर्ष, हाय वरुण एंड हाय डूडलिंग वुड्स। सबको मेरा हेलो सर। सबको मेरा हेलो। सर, इस सेशन में हम कुछ हल्के फुल्के सवाल जवाब करेंगे। साथ में कुछ टीम मेंबर्स आए हैं, वो भी बीच में सवाल जवाब करेंगे। सर, आपका भी एक जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है। आप प्लीज मुझे ऋषांक बोलिए, आई विल बी मोर कंफर्टेबल। ओके सर, मैं ऋषांक भैया बोल देता हूँ। हाँ। आई होप चलेगा। तो ऋषांक भैया, आपका जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप 4 दिन में लगभग 700 प्लस लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। अब 18 प्लस के लिए भी आई थिंक वो स्टार्ट हो चुका है, जैसा मैंने सुना है। तो आई होप वो बहुत अच्छा चल रहा होगा। मेरा पहला क्वेश्चन सर यही है कि इतने टफ टाइम में जब आप देख रहे हैं कि चारों तरफ किस तरह से लोग हेल्प ली जा रही है और सिनेरियो इतना बुरा लग रहा है, तो पहला क्वेश्चन यही है सर कि आप इतने खराब समय में भी अपने आप को इतना पॉजिटिव कैसे रख रहे हैं? सर, एक कहावत होती है ना कि जब वी आर एट वॉर तो हमारे पास लड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। सो अभी आज की डेट में मेरी समझ से सिचुएशन कुछ ऐसी ही है और हर किसी को पॉजिटिव रहने की जरूरत है। एंड when you are at war or so you don't have anything other than to fight, right? तो हमें लड़ना ही होगा। नेगेटिव होने से, सोचने से, डरने से हेल्प। और जो आपका सवाल था कि आप ऐसे कठिन समय में भी आप पॉजिटिव कैसे रह रहे हैं, तो इसके लिए मैं अकेला जिम्मेदार नहीं हूँ। मेरे साथ जितने जो टीम मेरी जुड़ी हुई है, जो लोग सब साथ में मिलकर के काम कर रहे हैं, आप लोग हैं जो अप्रिशिएट करते हैं एफर्ट्स को और साथ में भी आप करने के लिए और प्रोत्साहित करते हैं। तो ऐसा नहीं होता, कई बार रात में ऐसा लगता है कि घर लौट कर के यार आज रो लिया जाए, बहुत हो गया आज 2-3 दिन का। तो बट उसके बाद ऐसा लगता है कि नहीं, करना तो है, करना तो पड़ेगा। कोई ना कोई अप्रिशिएट कर देता है, बोलता है यार you're doing a good job। जैसे आपने अभी बोल दिया कि आपका वैक्सीनेशन ड्राइव अच्छा चल रहा है, 4 दिन में 700 हो गए, तो अब मेरे जहन में ये बात आ गई कि नहीं यार, चलो तो बात सही जगह तक पहुंच रही है और सही लोग इस बात को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट कीप्स अस गोइंग। कहते हैं सर, पूरी सकता है एफर्ट बहुत एम्पलीफाई होके ना देखे, लेकिन हर एक एफर्ट जरूर। बाकी सर, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो इस वैक्सीनेशन ड्राइव का जब उन्होंने हेल्प मतलब उसका फायदा उठाया है, मतलब उनके घर में होंगे कुछ ऐसे लोग जो चल फिर नहीं सकते थे या फिर ऐसे, तो वो गए और करवा के आए, उनको अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा एक कैंपेनिंग चल रहा है। सर, इन चीजों में भैया इस चीज में किस तरह की समस्याएं आपको देखने मिल रही हैं? क्योंकि एक कहना चाहिए कि बहुत बड़ी चीज थी सागर सिटी में और ये ड्राइव वैक्सीनेशन प्रोग्राम, तो कैसी समस्याएं आई एज अ ऑर्गेनाइजेशन? आपको क्या क्या समस्याएं उठानी पड़ी, कैसे आपने उसका सामना किया ताकि अगर कोई और भी करना चाहे तो वो उसको हेल्प ले सके आपके इन चीजों से? यार ऑनेस्टली बताएं, जब हम लोगों ने शुरू करने का सोचा था तो हमें कुछ पता ही नहीं था, हमें कुछ भी नहीं पता था कि ये कैसे होगा, कैसे करेंगे। वी वर जस्ट अ बंच ऑफ यूथ जो चाहते थे कि कुछ करना है, इसे किस किस तरीके से तो लड़ना पड़ेगा। तो हमें ये थॉट आया कि यार वैक्सीनेशन करना चाहिए। और मैं आपको इनिशियली बताऊं, मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा कि श्रेया है, डॉक्टर श्रेया जो है हमारे सागर में चैतन्य हॉस्पिटल मैनेजिंग डायरेक्टर। सो उन्होंने एक आइडिया क्रैक किया। उन्होंने ऐसे ही रैंडमली बोला कि क्यों ना हम वैक्सीनेशन के लिए भी कुछ एक नया लेकर के आए। सो वहां से कुछ आइडिया क्रॉप अप हुआ हमारे दिमाग में कि यार ऑब्वियसली अगर हम गाड़ी में बैठे बैठे हम ऐसा कुछ करें तो हो सकता है कि बहुत अच्छी बात हो। फिर
थोड़े दिन बाद पता चला कि भोपाल में इस तरह का कोई इनिशिएटिव किसी ने लिया है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तो बट हमें पता नहीं था कि वो कैसे होगा, कहाँ से होगा, किस तरीके से होगा। तो हमने अपनी टीम इकट्ठी करी, जो हम लोगों का सागर में आज SGC का एक 500 लोगों का ग्रुप बना हुआ है, जो रेगुलरली हेल्प कर रहा है, रेगुलरली लोगों के टच में है और लोगों तक हेल्प पहुंचाने की हर बेस्ट पॉसिबल वे में कोशिश कर रहे हैं हम लोग। और हम लोगों ने उसके लिए कुछ डोनेशन भी रेज किया है। सो अब इन सारी चीजों को चैनलाइज करते करते हुआ ऐसा कि हमारी जो टीम थी वो ऑन ग्राउंड टीम हमारी सब मदद कर रही है। डॉक्टर साइड से हमें डॉक्टर श्रेया ने काफी हेल्प करी है। अब जब ये सारी चीजें हम लोगों ने चैनलाइज करी, सो वी वेंट टू द कलेक्टर फॉर द एंड रिक्वेस्टेड हिम कि हमें इस तरीके का ड्राइव चलाना है। तो उन्होंने हमें चैनलाइज किया कि आपको यहाँ से वैक्सीन मिल जाएंगी, यहाँ से आपको कैलकुलेशंस देने हैं। उसके बाद फिर वी थॉट यार कि ये तो बहुत सेफ तरीका है करने का, तो व्हाई नॉट प्रमोट इट। सो उसके बाद लोगों को भी बहुत अच्छा लगा और उसमें कोई भी किसी भी तरीके का फ्लॉ नहीं है और कन्वीनियंस तो है ही और सेफ भी है, इजी भी है। और बस यही है कि जो ग्राउंड पे जो लोग काम कर रहे हैं दे आर पुटिंग देयर लाइफ एट रिस्क। तो और मेरा ऐसा मानना है कि किसी को तो सामने आना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई भी सामने नहीं आएगा तो ये मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल होगा। इवन हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ये सब फील्ड पर आकर ही काम कर रहे हैं, तो हमें भी उनकी हेल्प करनी चाहिए और हमें लोगों के लिए ये तो करना बनता ही है। और मेरा ऐसा मानना है कि हम अपनी अपनी कैपेसिटी में जो कुछ भी कर सकते हैं वो करना चाहिए। यस सर, इस वक्त जो भी छोटा सा भी एफर्ट है सर वो बहुत ही बड़ा एफर्ट है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। चाहे कोई भी सोशल मीडिया के थ्रू हो रहा हो या एक व्यक्ति की हेल्प क्यों ना हो रही हो। सर मेरे साथ वरुण भैया जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगा वरुण भैया आए कुछ क्वेश्चन करें विशांग भैया। वरुण भैया हेलो भैया, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और शायद द नीड ऑफ आवर। ऑनेस्टली मेरे पास कोई सवाल ऐसा सच है नहीं, मैं उस तैयारी से आया नहीं था। वो बस ये है कि आप आ रहे थे तो मुझे लगा कि हाँ, आप लोगों से बात करने में तो मैं भी डर रहा था कि मैंने पता नहीं क्या सवाल पूछेंगे। मैं इस बातचीत में जरूर शामिल हो जाऊं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कितनी तरह की प्रॉब्लम्स अभी आप लोग डील कर रहे होंगे लगातार। आप हर तरह की चीजें केटर कर रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, बेड्स, वैक्सीनेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ब्लड, जो शायद अभी के समय में सबसे बड़ी तकलीफ है ब्लड की। यार आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है वरुण, एंड आई थिंक दिस इज वेरी सेंसिबल थिंग टू डिस्कस कि हमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही है और क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है। अभी रिसेंटली जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि जब हम लोगों की ब्लड के लिए रिक्वायरमेंट आती है और ब्लड के लिए उनकी हम हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं तो लोग डर रहे हैं यार ब्लड देने। और वैक्सीनेशन के पहले लोगों को ये एडुकेट करना बहुत जरूरी है कि भाई आप पहले से ब्लड दीजिए। अगर आप पहले से ब्लड नहीं देंगे तो वैक्सीनेशन के बाद आप 2 महीने तक ब्लड नहीं दे सकते। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने आने वाला है, जो मुझे लगता है पर्सनली, क्योंकि हम लोग भी डिस्कस करते हैं, डॉक्टर से भी डिस्कस करते हैं, तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि अपार्ट फ्रॉम कोविड भी हमारे ब्लड बैंक्स की कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो उनके हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। उसके अलावा अगर कोविड की बात करें तो आप सब समझ ही रहे हैं कि कितनी स्कैर्सिटी है ब्लड की, और वैक्सीनेशन के बाद ऑलरेडी ब्लड की स्कैर्सिटी होने वाली है। और उसके पहले जो लोग हैं, जो रिकवर्ड लोग हैं, वो तो चलो एक बार को हेल्प कर देते हैं, लेकिन मेरा ये अनुरोध है लोगों से कि सबको अपने घर वालों की तरह ही देखें, समझें, और प्लीज ब्लड डोनेट करने से ना डरें, क्योंकि आपके ब्लड की एक बूंद किसी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये आप तक नहीं समझ सकते जब तक आपको खुद उसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हम फेस कर रहे हैं अभी। प्लस ऑक्सीजन की शॉर्टेज तो है ही, साथ में सबसे बड़ा शॉर्टेज है कि हॉस्पिटल्स में बेड्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अब किसी भी स्टेट की या किसी भी कंट्री की जब एक रिक्वायरमेंट बनती है तो एक जनरल सेट नॉर्म्स के ऊपर बनती है। अब हमारे यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि बहुत ज्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं,
तो उतनी फैसिलिटी प्रोवाइड करना एट अ टाइम किसी के लिए भी संभव नहीं है. वी कैन नॉट ब्लेम एनीबडी डायरेक्टली. अब जैसे हमारा भी जो घर होता है तो 4 कमरों का घर होता है, आपके घर में भी 50 मेहमान आ जाएंगे तो आप भी उनको अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे. सो प्रोवाइडेड दैट कि हम ब्लेम ना करते हुए एक दूसरे की हेल्प करें बेस्ट पॉसिबल वे में. और प्रॉब्लम्स अभी जो सबसे इमीडिएट प्रॉब्लम्स हमारे पास जो आ रही हैं, जो अभी आजकल परसों में मैंने जो नोटिस करी है, वो ये है कि ब्लड इज समथिंग पीपल आर अफ्रेड टू डोनेट. एंड आई वुड रियली, अगर आप अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों से मैं आप चाहूँ कि आप अपील करें या मैं भी अपील करूँ, तो उनसे ये जरूर बोलूंगा कि प्लीज 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 ब्लड डोनेट करिए, डरिए मत. आपका छोटा सा योगदान बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है. एंड प्रॉब्लम तो यार हर जगह है. सेफ रहना है लोगों को, क्या बोले, मतलब लोग सेफ भी रहने की कोशिश कर रहे हैं, तब भी हो ही रहा है लोगों को इन्फेक्शन. सो एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि इसका परमानेंट सोल्यूशन तो मुझे जो समझ में आ रहा है कि इस वैक्सीनेशन है, क्योंकि एविडेंट है काफी कि वैक्सीनेशन के बाद इन्फेक्शन जिनको भी हुआ है, काफी लोगों को माइल्ड इन्फेक्शन होते हैं एंड रिकवरी फास्ट है लोगों की, पीपल आर रिकवरिंग. सो आई थिंक वैक्सीनेशन इज द ओनली सोल्यूशन. एंड जब तक वैक्सीनेट नहीं हो रहे हैं तब तक सेफ रहें, घर पे रहें. मुझे ऐसा लगता है कि हम प्रॉब्लम के समंदर से घिरे हुए हैं और आप जैसे कुछ लोग हैं जो तिनका देने की कोशिश कर रहे हैं उन दूतों को कि ठीक है, आप हम हैं आपके साथ, जो कि बड़ा कमेंडेबल है. आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू वरुण. ओवर टू यू ऋतिक. विल बी माय पार्ट. सॉरी. सही बात भी आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट. एंड आई होप एक अपील को लोग सुनेंगे और ध्यान देंगे कि कितना जरूरी है ब्लड डोनेशन, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. अगर आप वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं तो वाकई आप 2 महीने तक ब्लड नहीं डोनेट कर पाएंगे, तो एक वॉइड क्रिएट हो सकता है. उसे बचाने के लिए आप पहले से ब्लड डोनेट करें फिर वैक्सीन लगवाएं. वो एक आई थिंक एक स्टेप हो जाना चाहिए कि जो वैक्सीन लगा रहा है मैंडेटरी भी कर सकते हैं अगर ऐसा होना चाहे तो, बिकॉज जिसके पास अगर वो एलिजिबल है तो ब्लड डोनेट वो कर सकता है. वो भी एक अच्छा स्टेप हो सकता है. एक्चुअली हमने इस बारे में सोचा था कि जहां हम वैक्सीनेशन ड्राइव चला रहे हैं वहां पर हम ब्लड डोनेशन वैनिटी भी लगाएं और करें. बट कुछ टेक्निकल फ्लॉज हैं इस बात में कि एविडेंस स्टडी नहीं है, बट स्टिल कि जो ब्लड डोनेट करते हैं उनको 1-2 दिन रेस्ट करने के बाद वैक्सीन लगवाना चाहिए. सो हम प्रमोट करना चाह रहे हैं इस बात को कि लोग ब्लड डोनेट करें, बट प्रोवाइडेड दैट जिन्होंने वैक्सीन नहीं भी लगवाई हैं या जिनको वैक्सीन नहीं लगाए हुए समय भी हो गया है या जो रिकवर्ड भी हुए हैं, वो लोग भी डर रहे हैं ब्लड डोनेट करने में. सो आई वुड रियली लाइक टू रिक्वेस्ट देम बी ब्रेव, लोगों की हेल्प करें जितने बेस्ट पॉसिबल वे में हो सके, लोगों की हेल्प करें. हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं. मैं खुद अपने घर से 1-1.5 महीने से आइसोलेट रह रहा हूँ और बाहर जाता हूँ तो घर में कमरे में अकेले रहता हूँ, कोशिश करता हूँ, घर में भी हाथ नहीं बटा पा रहा हूँ और हो जाता है थोड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है घर में भी कि मॉम डैड काम कर रहे हैं और आप बाहर सेवा में लगे हुए हैं. तो ये रियलिटी है. राष्ट्र सेवा में इंक्लूड हो रहा है, कितने सारे सैक्रिफाइसेस, एक छोटा सा स्टेप बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ रहे हैं. तो सैक्रिफाइसेस तो करने पड़ रहे हैं और बहुत ऑकवर्ड भी हो रहा है कि मॉम डैड की भी ओल्ड एज है तो वो भी खाना ला करके आपको दे रहे हैं कि नहीं चलो आप फोन पे हो, किसी की हेल्प कर रहे हो. तो है सिचुएशन टफ है. इतने एफर्ट्स के बाद भी अगर लोग नहीं संभल रहे हैं तो आई थिंक क्या कहना चाहिए, इतना मूर्खतापूर्ण काम कर रहे हैं. आई थिंक सी लोगों को समझना चाहिए. कई लोगों की मजबूरियां भी होती है, कई लोग जानबूझकर करते हैं, कई लोग इलिटरेट होते हैं. तो हमारा प्रयास हमेशा ये रहेगा कि हम पॉजिटिविटी ही फैलाएं और पॉजिटिव अप्रोच रखें और उन लोगों को एडुकेट करें कि भाई आप वैक्सीन लगाइए, आप मत जाइए लोगों में, क्राउड में मत जाइए. अगर किसी की शादियां हैं, लोग शादियां भी कर रहे हैं, किसी के यहाँ कैजुअलिटीज भी हो रही हैं. सी यू कांट हेल्प इट, बट प्रिकॉशंस तो लिए जा सकते हैं. आई मीन हम किसी का दर्द नहीं समझ सकते, बट एक ओवरऑल एजेंडा अगर हम एज अ होल देखें, अगर हम सागर को बचाना चाहते हैं तो हमें वो सारी चीजें नॉर्म्स फॉलो तो करने ही पड़ेंगे. एंड दूसरी प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम जो हम लोग फेस कर रहे हैं वो ये भी है कि
लोग प्रॉपरली कोविड के नॉर्म्स और जो भी चीजें उनको बताई जा रही हैं वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। लोग वैक्सीन लगवाने के लिए भी एग्री नहीं। कई लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि मुझे वैक्सीन नहीं लगवानी, जो कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं होगा, जो बिना मास्क के घूम रहे हैं, जो दूसरों की जिंदगियां खतरे में डाल रहे हैं। सो आई थिंक उनको भी समझना चाहिए। सर इतना इतना माहौल है, ये लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो पूरे न्यूज़पेपर में कोविड है, सोशल मीडिया चला रहे हैं तो कोविड है, किसी से बात रिलेटिव से कर रहे हैं तो भी कोविड है, मतलब हर जगह पे केवल कोविड दिख रहा है। तो मानसिकता जो है सर बहुत ज्यादा लोग मतलब त्रस्त हो चुके हैं। तो आपको क्या लगता है सर इस नेगेटिव माहौल में आर्ट का, या फिर जैसे कि एक्टिंग करते हैं, आप एक मॉडर्न एक्टर इंडस्ट्री में आर्ट फील्ड से रिलेट करते हैं, तो कितना बड़ा योगदान है उन सारे फील्ड का जो इन लोगों को एक तरह से सपोर्ट दे रहे हैं कि कुछ तो है जो भाई आप अगर लाइफ से आप म्यूजिक हटा दीजिए, आप फिल्म हटा दीजिए, तो लोग घर पर क्या करेंगे मुझे बताइए। सर वही तो जो लोग कहते थे कि म्यूजिक फालतू होता है, जो लोग कहते थे कि फिल्मी दुनिया और फिल्म्स फालतू होती हैं, आज उनसे जाकर के पूछिए कि उनका टाइम कैसे, समय कैसे कट रहा है उनका। बिल्कुल सही बात है सर। क्योंकि सी क्रिएटिव एंड आर्ट वर्क इज ऑलवेज, मतलब ये मैं ये नहीं कहता कि हर किसी को हर आर्ट वर्क पसंद आए, लेकिन हर आर्ट वर्क की हर अपनी ऑडियंस, हर एक ऑडियंस होती है। सो आज मेरे घर में जैसे दिन भर नेटफ्लिक्स चलता है, या दिन भर अमेजोन चलता है, या गाने चलते हैं, या यूट्यूब चलता है। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। आई थिंक लोग इसको बहुत अच्छे से रियलाइज कर पा रहे होंगे इस समय। सर लोग रिपीट पे महाभारत देख रहे हैं, लोग रामायण देख रहे हैं। सर बहुत बहुत जरूरी भी है, क्योंकि ऐसे सिम्टम्स हैं, अगर लोगों को कोविड ना भी हो और थोड़ा बहुत कुछ वैसा हो जाए तो मानसिकता इतनी खराब हो जाती है, तो उसी वजह से केवल कोविड बीमारी नहीं है, और भी बीमारियां वो खत्म नहीं हुई है, वो सब भी हो सकता है। करेक्ट। जरूरी है कि वो अच्छे से रहे, पारिवारिक माहौल पॉजिटिव रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत बड़ा योगदान इसमें दे रहा है, चाहे फिल्मी जगत हो या राइटिंग हो या एब्सोल्युटली क्योंकि लोग भी आज लोग भी परेशान है यार। न्यूज नहीं देखना चाहते हैं कि न्यूज में देखिए ना, हर जगह कई जगह लाशों की गिनती, कहीं नेगेटिविटी है, कहीं बेड्स नहीं है, कहीं कोई चीजें उपलब्ध नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। तो लोग भी, जब जो लोग स्वस्थ हैं, एटलीस्ट हम ये चाहते हैं ना कि वो मेंटली भी स्टेबल रहे, मेंटली भी खुश रहे। तो वो कैसे रहेंगे जब वो अच्छा कंटेंट कंज्यूम करेंगे। अच्छा कंटेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है। देखिए, बीइंग एन एक्टर, बीइंग एन आर्टिस्ट, आई रियली वुड लाइक टू से कि अच्छा कंटेंट तो हमेशा की डिमांड रहा है और हमेशा होना ही चाहिए। लेकिन आज की डेट में अच्छा कंटेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जितना ज्यादा ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है, उतना ही अच्छा कंटेंट भी इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, क्योंकि वो आपको पॉजिटिव रहने में हेल्प करता है। आपको पता नहीं चलता आपका दिन कब कट जाता है, टाइम कब कट जाता है। आपको कुछ अच्छा कंटेंट देखते हो, यू फील हैप्पी अबाउट इट, और आप खुश रहते हैं, आपको सीखते भी हैं, और आप अपने परिवार वालों के साथ बैठ करके टाइम भी स्पेंड करते हैं, उनके साथ बैठ करके फिल्म्स भी देखते हैं। सो आई थिंक इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट कि हमारे पास अच्छा एंटरटेनमेंट हो, अच्छे हेल्दी एंटरटेनमेंट के साधन हो, और लोगों को भी काफी हेल्प मिलेगी लॉकडाउन में कि घर पर बैठ करके इजीली अपने फैमिली के साथ बैठ करके गाने सुने, फिल्म्स देखें। यस आई थिंक मैंने आपका वॉल चेक किया था, तो फर्स्ट लॉकडाउन जब हुआ था तो आपने डाला था कि लॉकडाउन के कारण बहुत सारे लोग अपनी फैमिली में पास आ रहे हैं, दूरियां थी वो थोड़ी घट रही है, आपने कुछ ऐसा डाला था, मैंने पढ़ा था। सर मैं आपका फेसबुक इट वाज सर्टेनली एकदम से ऐसा हुआ कि लोगों को एक दूसरे की चिंता परवाह होने लगी। लोग वीडियो मतलब फिजिकली क्लोज नहीं आए, लोग मेंटली बहुत क्लोज आए एक दूसरे के। लोग वीडियो कॉल्स पे बातें करने लगे। अचानक से किसी का भी, पहले क्या होता था, आप देखो, अच्छा आप भी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा, पहले किसी का वीडियो कॉल आता था तो आप उठाने के पहले सोचते थे, आप नहीं उठाते थे कि मैं मार्केट में हूँ, मैं घर पर हूँ, मैं नहाया नहीं हूँ, मैंने आई एम नॉट ड्रेस्ड अप। बट अभी किसी का वीडियो कॉल आता है तो यू नो यार कि ही नीड्स यू, कि उनको आपकी जरूरत है, और आप भी किसी को करते हो तो सामने वाला बंदा भी वीडियो कॉल आपका उठाने लगा। सो ये डिफरेंस तो जरूर आया है, और ये डिफरेंस नहीं बोलूंगा, ये डिफरेंस नहीं, ये लोगों को पास ले आया है बल्कि। क्योंकि सर अब लोगों को पता है ना कि जाना तो मुश्किल है, तो किसी तरह। और मैं एक चीज समझता हूँ सर, कहीं ना कहीं लोग एक मन में रखे हैं कि सबको सपोर्ट देना जरूरी है, अगर नहीं भी है तो सपोर्ट दे रहे हैं, मतलब चाहे फैमिली। यार मैं यहाँ पर आपकी
बात यहाँ पर काटूंगा, सपोर्ट दे नहीं रहे लोग, ले रहे हैं। अगर मैं आपको वीडियो कॉल कर रहा हूँ तो मुझे आपकी जरूरत जितनी आपको मेरी है, मुझे भी आपकी उतनी जरूरत है। तो मैं तो आपसे सपोर्ट ले रहा हूँ, और कोई भी हम किसी को भी कॉल कर रहे हैं तो, या कोई भी हमें कॉल कर रहा है तो हमें लगता है यार चलो वो हमें भी देख लेगा, हम उसको भी देख लेंगे। सो आई एम सॉरी, आप कुछ कह रहे थे कि आपने वॉल पे कुछ बात कर रहे थे, मैंने बात आपकी काट दी। मैं वॉल पे सर्च कर रहा था तो मैंने आपकी 2 कविताएं सुनी उसमें। एक फादर्स डे पे आई थी, बाप जैसे बरगद का पेड़, और कुछ समय बाद उसकी एक और आपने डाली थी, राजनेता का सपना। तो बाप जैसे बरगद का पेड़ जब आपने डाली तो आपने उसमें बोला था कि वही करना चाह रहा था लेकिन समय नहीं मिलता था, और अभी जैसे आप होम टाउन आए हैं तो अब आपको थोड़ा समय मिला तो आपने उसको वर्क किया। तो सर कहीं ना कहीं एक राइटर है जो आपके अंदर ऐसे छुपा हुआ है, आप उसको निकाल नहीं पाए, और पढ़ने में आपकी कितनी रुचि रही, साहित्य को लेकर आपका? यार मैं एक्चुअली ये मुझे बोलना नहीं चाहिए ऑफिशियली, बट आई एम अ टेरिबल रीडर, और आई एम अ गुड ऑब्जर्वर ऑल्दो, बट आई लव टू वॉच, आई लव टू लिसन। आप अगर मुझे कोई साहित्य की बात बताएंगे तो मैं घंटों बैठ करके सुन सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो कविता की पुस्तक, या फिर हम जो एक नॉवेल होती है ना, जो पहला जो उसमें डिस्क्लेमर होता है, डला होता है, मैंने वो भी आज तक किसी पेज का पूरा नहीं पढ़ पाया हूँ। सर आपने पढ़ा है बस। मैंने अपने कोर्स में मतलब जो मेरा प्रोफेशनल जो मैंने कोर्स किया है, मैंने उसमें ठीक ठाक थोड़ी सी पढ़ाई कर ली थी, और उसके बाद अगर हाँ मुझे स्क्रिप्ट, अगर मेरे काम की कोई चीज स्क्रिप्ट्स मुझे मिलती हैं तो मैं बहुत अच्छे तरीके से उसको पढ़ लेता हूँ। बट ये होना चाहिए, ये मेरे अंदर कमी है, ये मैं मानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, और इसका कोई सप्लीमेंट नहीं है पढ़ने का, ये भी मुझे मालूम है, लेकिन कुछ कमियां तो हर किसी में होती हैं, और अगर हम उसे एक्सेप्ट कर लें तो तकलीफ थोड़ी कम होती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सहमत हूँ मैं। सर मैं हर्ष को बुलाना चाहूंगा, वो अपने क्वेश्चन हर्ष। हेलो हेलो भैया, सबसे पहले थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कठिन समय में, और जो काम कर रहे हैं उसमें से समय निकालने के लिए। सबसे पहला मेरा एक सवाल है, जो आर्ट और थिएटर की बात चल रही थी, तो मैं खुद भी मतलब आर्ट से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ हूँ, कॉलेज में नुक्कड़ नाटक वगैरह करते हैं हम लोग। तो अभी जब कोविड बीच में थोड़ा सा सही हुआ था ना, मतलब बीच में थोड़ा सा कैजुअल हो गए थे लोग फर्स्ट वेव के बाद, तो उस समय मेरे और मेरे को मेंबर हैं अमित भैया, तो उनके दिमाग में आया था कि यार एक प्ले लिखते हैं स्ट्रीट प्ले के लिए, जैसे थोड़ी सी अवेयरनेस के लिए वगैरह वगैरह। तो फिर उसके बाद ये सेकंड वेव आ गई। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि नुक्कड़ नाटक जो होता है वो एक बहुत अच्छा माध्यम होता है लोगों तक बात पहुंचाने का, जो अभी बहुत कठिनाई हो रही है हमारे लिए कि हम सीधी बात बोल रहे हैं तो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि हमें डोनेट करना है, हमें हेल्प करना है। लोग के अंदर तक वो जहन में बात जा नहीं पा रही है कहीं ना कहीं, इसलिए लोग उस पर उतने निकल के नहीं आ रहे हैं लोग। तो नुक्कड़ नाटक एक बहुत अच्छा माध्यम था जो अभी कहीं ना कहीं कारगर नहीं है, तो उसका क्या आप सप्लीमेंट मानते हैं कि नुक्कड़ नाटक का क्या एक सप्लीमेंट है जो ऑनलाइन फॉर्मेट में हम ला सकते हैं? हम लोग जो हमारी सारी जनरेशन है, हम लोगों ने डिजिटल मीडिया को इस तरीके से ग्रो करते देखा है कि आज की डेट में वो किसी भी फिजिकल मीडियम के पैरेलली आके खड़ी हो गई है, राइट? तो हम लोगों ने वो ट्रांजिशन देखा है, हम बहुत लकी हैं, राइट? सो आई थिंक इसका आंसर बहुत सिंपल हो सकता है कि जैसे अभी हम फॉर एग्जांपल जूम मीटिंग कर रहे हैं, राइट? सो जूम मीटिंग करने से लोगों में अवेयरनेस ऑब्वियसली जाएगी, लोग देखेंगे, समझेंगे, आगे स्प्रेड होगी बात हमारी। तो डिजिटल मीडियम पे अगर आप इसको कुछ तरीके से इंटीग्रेट कर पाए, आई थिंक नथिंग वुड बी बेटर देन दैट, क्योंकि डिजिटल मीडियम देखिए सेफ है, सबसे पहली बात। अब जो नुक्कड़ नाटक कर रहा है उसकी सेफ्टी का हमें सबसे पहले ध्यान रखना है, राइट? देखने वाले तो लोग होंगे, लेकिन अब बशर्ते देश में लॉकडाउन है, शहर में भी लॉकडाउन है, तो देखने वाले भी नहीं होंगे। नुक्कड़ नाटक की तो मेन ऑडियंस नुक्कड़ पे ही होती है ना। हाँ, एग्जैक्टली। तो नुक्कड़ पे ना जाए क्योंकि वहां कोरोना है, और हम अगर हम अपने घरों से कुछ इस तरीके के वीडियोस, कुछ इंफोटेनमेंट
शोज को जनरेट कर पाए। जैसे आई थिंक एक इसका बहुत अच्छा तरीका ये हो सकता है, जैसे अभी मैंने कुछ सिंगर्स के साथ और कुछ म्यूजिशियंस के साथ मैंने देखा था कि वो वीडियो कॉल पे एक बंदा यहाँ से गाना गाता था, दूसरा बंदा वहां से बैंड प्ले करता था। सो ये एक बहुत अच्छी जैमिंग सेशंस शुरू हो रहे हैं इस तरीके के। तो आई थिंक अगर आप इसको इंटीग्रेट कुछ इस तरीके से कर पाए, जैसे आप अपने घर पर हैं, आप कुछ रिकॉर्ड करते हैं या आप कुछ बनाते हैं साथ में, और जैसे ऋतिक अपने घर पे है, वरुण अपने घर पे है, तो आप लोग कुछ एक नया तरीके का कुछ अगर एक प्ले है, स्किट है, या जो भी एक नया इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं, जो आपने बोला कि हम नुक्कड़ नाटक के थ्रू इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं परफॉर्मेंस के थ्रू, तो आई थिंक आप अपने अपनी जगह से परफॉर्म कर सकते हैं। और आज की डेट में आप लोग इतने इंटेलिजेंट, इतने सक्षम हैं कि आप लोग एडिट भी कर सकते हैं, उसका कलर मैच भी कर सकते हैं, म्यूजिक बीजीएम भी कर सकते हैं। आई थिंक एक उसको एक सिंगल कंटेंट बनाया जा सकता है, और जैसे सिंगल कंटेंट बनाने के बाद आप उसको फ्लोट कर सकते हैं डिजिटल मीडिया पे, और उसमें इन्फॉर्मेशन भी होगा, एंटरटेनमेंट भी होगा, लोग एंजॉय भी करेंगे। आई थिंक इस टाइम का डिमांड है कि कुछ कॉमेडी कंटेंट अच्छा बनाया जाए जिसमें इन्फॉर्मेशन साथ में इंटीग्रेट करी जाए। सो लोगों को मजा भी आएगा, और कंटेंट आपका जो भी आप बना रहे हैं हमेशा शेयरेबल होना चाहिए, राइट? कि लोगों को शेयर करने में उस कंटेंट में कुछ क्वालिटी दिखे एंड इंफॉर्मेशन दिखे, एंड इट शुड बी अप मार्केट, नो डाउट, क्योंकि आज की डेट में अच्छे कंटेंट ही कंजम्पशन होता है। और एक हमारी बतौर आर्टिस्ट मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि हम अच्छा कंटेंट बनाएं। सो आई थिंक नुक्कड़ नाटक का रिप्लेसमेंट बहुत अच्छा ये एक तरीका हो सकता है कि आप लोग अपने अपने घरों से, फ्री स्पेस से, और अपने अपने जो भी आपके पास इक्विपमेंट्स हैं, कैमरास वगैरह, तो सभी के पास आजकल हैं, एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स भी फोन पे ही आ गए हैं। तो आई थिंक दैट इज अ गुड ऑप्शन, एंड आई थिंक इसको हम बिल्कुल एज अ सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं जब तक कि ये सब चीजें, कंडीशंस नॉर्मल नहीं हो जाती बाहर जाने की। हाँ बिल्कुल। मैं पक्का अपने जितने भी इससे रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूँ, मैं कॉलेज में जुड़ा हुआ है या फिर डूडलिंग वर्ड्स खुद है, हम कोशिश पक्का करेंगे कि हम ऐसा कुछ एक कॉन्सेप्ट ला पाए डिजिटल मीडिया पे, मतलब नुक्कड़ नाटक टाइप से कुछ, या तो वो मोनोलॉग के तौर पर हो सकता है, किसी भी तरीके से हम ला पाए। सी आर्ट में बहुत ताकत होती है दोस्त, आर्ट में ताकत होती है ट्रेंड सेट करने की। हाँ ठीक है, सो you have to be creative, you have to be innovative, and you have to make a good content कि लोग देख करके उसको वाओ बोले। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हमारा कंटेंट अच्छा बने। बेसिकली हम अच्छा करना चाह रहे हैं तो अच्छा कंटेंट बनाए, और उसमें कुछ अच्छा सोच करके उसमें नई नई चीजें इनकलकेट करेंगे तो आई थिंक अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। और फिर हमारे लास्ट इलेक्शन इस बात की है ही प्रूफ कि डिजिटल मीडिया इंडिया कैसे जीता है। हाँ बिल्कुल। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज से अगर थोड़ा समय पहले चला गया, जब आप स्कूल में पढ़ते थे सेंट जोसेफ कॉन्वेंट में, तो उस समय के रिशांक तिवारी को आज आप किस तरीके से देखते हैं, या वो जर्नी क्या रही, मैं आपसे जानने की कोशिश करता हूँ। यार मुझे तो लोग आज भी कहते हैं कि अब तो बड़े हो जाओ। मुझे तो मेरे दोस्त, मेरे घर वाले आज भी यही बोलते हैं कि यार अब तो बड़े हो जाओ। ऐसे एक दो बाल सफेद होने लगे हैं तो बोलते हैं कि यार बाल सफेद हो गए, अब तो बड़े हो जाओ। तो आई थिंक एज इज जस्ट अ नंबर, बट अगर जर्नी के बारे में पूछे तो आई थिंक मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स एंड आई एम रियली ब्लेस्ड इस बारे में कि मेरे स्कूल फ्रेंड्स आज भी मेरे कांटेक्ट में हैं, मेरे कॉलेज फ्रेंड्स मेरे आज भी कांटेक्ट में हैं, अदर देन कॉलेज एंड स्कूल जो लोकल सागर में जो बैचमेट्स कहलाते हैं, जो अदर स्कूल्स में होते हैं, वो भी सब काफी अच्छे साथ में जुड़े हुए हैं अभी तक। एंड तब के रिशांक में और अब के रिशांक में यार सी कैसा होता है ना कि आप अपने आप के चेंजेस नहीं देख पाते हो लाइफ में। दैट्स व्हाट आई थिंक कि अगर आप फॉर एग्जांपल अपने आप को रोज आईने में देखते हो तो आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने आप में कुछ बदलाव ऐसा कुछ नजर नहीं आता जिसको आप आइडेंटिफाई कर सको। दैट्स व्हाट आई थिंक। लेकिन अगर आपको कोई इंसान स्कूल में देखता है, कोई बहुत दिन बाद देखता है, या जैसे आप घर पर ही, मैं मुंबई से लौट करके बहुत दिन बाद आता हूँ, तो दे कैन इजीली मेक आउट, दे कैन इजीली नोटिस कि मोटे हो गए हो, पतले हो गए हो,
या नेचर बदल गया है। सो आई थिंक यार हर इंसान अपने लाइफ इज अबाउट एक्सपीरियंसेस, तो जैसे जैसे जो जो एक्सपीरियंस हम करते जाते हैं, जो हमारे वाइब्स हमारी जो मैच करती हैं, वाइब्रेशन जिससे हम कनेक्ट करते हैं, रेजोनेट करते हैं, हम वैसे बन जाते हैं धीरे धीरे। सो आई थिंक काफी अच्छी वाइब्स रही हैं शुरू से ही, चीजों की समझ बदली है, अप्रोच बदली है लाइफ के प्रति, सारी बहुत धीरे 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 चीजें चेंज होती हैं। हर किसी के साथ होती हैं, आपके साथ भी हुई हैं, ऋतिक के साथ भी हुई होंगी। सो आई थिंक इसका बहुत एक गाइडेड आंसर, आई डोंट नो हाउ टू इसको कैसे हम एक शब्दों में कैसे इसको हम बयां करें, वैसी वाली बात है ये तो एहसास होता है कि अब आप बड़े हो गए हैं और अब आप समझदार हो गए हैं। एक बार मैं अपनी लाइफ का एक एहसास शेयर करूंगा कि जैसे जो कहते हैं ना कि स्कूल के रिशांग और अभी के रिशांग में बहुत बहुत एक छोटी सी बात थी, बट पता नहीं ऐसा होता है ना कि कुछ कुछ बातें आपको हुक कर जाती है, कोई भी बात कि आपको ऐसा एहसास होता है कि अच्छा बड़े हो गए। क्या होता था कि जब दिवाली होती है हमारे घर में, तो दीपावली में आपको पटाखे नहीं जलाने दिए जाते जब आप छोटे होते हैं, और बड़े लोग ही घर के पटाखे जलाते हैं, और जो छोटे होते हैं वो बस छोटी चक्री, अनार और रॉकेट से सब जलाते हैं। तो यार एक दिन मुझे याद तो नहीं है कि ये कब की बात है, शायद 10th 11th के बाद पास आउट हुआ होगा मैं, तो घर में भी भैया लोगों के भी छोटे छोटे मेरे भतीजे और भतीजा हो गए थे। तो अचानक से भैया ने बोला कि एक काम करो रिशांक, तुम बम जलाओगे और तुम लोग पीछे हट जाओ। तो उस दिन मुझे अचानक से लगा कि यार मैं तो बड़ा हो गया हूँ, मुझे आज उन्होंने एकदम से कह दिया कि यार तुम बम जलाओगे, तुम चलाओगे और बाकी लोग सब अनार जलाएंगे। तो वो तो हो जाता है बस, क्या एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के। तो ये एकदम से मुझे अभी याद आया, आपने पूछा कि आपको ऐसा कब लगा कि आप की लाइफ चेंज हुई हो, या आप सेंट जोसेफ कॉन्वेंट से यहाँ कब आए हो। तो ऐसे कुछ थोड़े बहुत इंस्टेंसेस अलग अलग हैं जहाँ फील हुआ। जैसे आप पापा के साथ पहले जाते होंगे तो पापा पहले गाड़ी पापा चलाते थे, हाँ। आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, हाँ। तो कई बार स्टार्टिंग में पापा ने बोल दिया कि चलाओ, तो ऐसा लगा अरे मतलब एकदम से छाती चौड़ी हो जाती है कि लगता है कि यार, और फिर आप गाड़ी में जाते हो तो 5 लोगों को एक्स्ट्रा देखने की कोशिश करते हो कि यार मैं चला रहा हूँ गाड़ी, आज पापा पीछे बैठे। तो ऐसे होता है धीरे धीरे लाइफ में, बहुत सारे ऐसे चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं कि जब आपके घर के बड़े आपके ऊपर रिलाय करना शुरू हो जाते हैं, तब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जैसा लगता है कि फील होती है, तब ऐसा लगता है कि यार आप रिस्पॉन्सिबल बन रहे हैं। लेकिन ठीक है, हैविंग सेड दैट, वो नाराज तो फिर भी होते ही है, वो तो बढ़ गया करके। हाँ, ये जो आपने कुछ बात करी कि छोटे छोटे जो आपने एलिमेंट्स बताए कि आपको कैसे सबको पता चल जाता है कि हम बड़े हो, क्योंकि फिजिक्स का ही वो नियम है ना कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है कि हम खुद को चलते हुए नहीं देख सकते, अगर गाड़ी है तो हम तो रेस्ट पर ही रहेंगे। एग्जैक्टली, तो वो अप्लाई होता है हर जगह पर। मैं हाल ही में अभी एक किताब पढ़ रहा हूँ, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति रॉय की। तो उसमें भी उसका टाइटल यही जस्टिफाई करता है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो जो स्मॉल थिंग्स है ना, उसमें भी बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं जो एकदम ऐसा लगता है कि वाह यार क्या लिखा है, मतलब बहुत 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 माइन्यूट चीजें जो हम नजर इग्नोर कर देते हैं जनरली, कि हमने पानी पिया, पानी गिर गया मुंह पर, या कुछ भी छोटी छोटी चीजें हैं जो लाइफ को ब्यूटीफुल बनाती हैं और हम उसको कहीं नजरअंदाज कर देते हैं। मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि मैं आपसे एक तरीके से और कनेक्टेड, जो मुझे हाल ही में पता चला कि मेरी एक स्कूल टीचर हैं, वो आपकी क्लासमेट रही हैं, शालू। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। उन्होंने अभी पोस्टर देखा तो उन्होंने व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज भेजा कि ये मेरे क्लासमेट थे और मैं जरूर देखूंगी ये सेशन, तो ये बात मुझे शेयर करनी थी आपसे। वाह, माय प्लेजर जी। और एक अचानक से एक सवाल आया, मैं शायद पिछले सीजन जो केबीसी आया था उसमें कुछ एक सेशन था जिसमें अमिताभ बच्चन जी ने एक इंसिडेंट शेयर किया था कि एज एन एक्टर कई बार ऐसे इमोशनल हो जाते हैं, रोना पड़ता है मूवी में। तो उन्होंने बोला कि जब उनके फादर की, श्री हरवंश राय जी की डेथ हुई थी, तब वो ऑब्वियसली वो रोए थे, पर उन्होंने कहा कि वो ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे थे कि एक्टिंग वाले आंसू हैं या रियल आंसू हैं।
तो वो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक एक्टर जब इमोशनल होता है, एक्टर कोई इमोशन रियल में व्यक्त करता है और एक एक्टिंग में व्यक्त करता है, तो उसमें वो खुद कैसे डिफरेंस देख पाता है? यार आई थिंक जो उन्होंने बात कही वो उनका एक्सपीरियंस, मतलब जो उन्होंने किया वो बात उन्होंने कही। मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से एक बात कहूंगा कि जो भी हम पर्दे पे दिखाने की कोशिश करते हैं, जो भी करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही कोशिश करते हैं कि वो रियल जोन में रहे, राइट। और यार देखिए, अपने किसी बहुत अजीज को जाते हुए देखना और जाने का एहसास कर पाना, ये तो यार बहुत कठिन होता है एक्सेप्ट करना और उसको परफॉर्म करना और सारी चीजें। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो फीलिंग्स होती हैं वो रियल होती हैं। तो जो उन्होंने बात कही कि यार कि जब मेरे फादर नहीं रहे और जब मैं रो रहा था तो मुझे नहीं समझ में आया कि मैं असली में रो रहा हूँ कि नकली। मेरा ये सोचना है और मेरा ये मानना है कि दोनों जगह ही असली था और दोनों ही जगह असली होता है। क्योंकि पहले आप ये सोच करके रो रहे थे कि मेरे फादर चले गए हैं, चले जाएंगे तो क्या होगा, वो भी असली ही फीलिंग है। और जब आपके फादर चले गए हैं और जब आप उनको सोच करके रो रहे हो तो वो भी असली ही फीलिंग है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप सोचने और समझने की कोशिश कर रहे हो उसको कि ये मैं उस टाइम जो रोया था वो असली था या इस टाइम जो रो रहा हूँ वो नकली है या असली है। तो इतने बड़े सीन्स तो मैंने नहीं किए, लेकिन जो भी सीन्स मुझे इंटेंस मिले हैं, मैं तो इनफैक्ट मैं आई एम अ डॉग लवर, तो मेरे पास मेरा डॉग था घर पर, उसका नाम था चुल्ली पठान। तो उसकी फ्यूनरल की वीडियो है मेरे पास। ओके। आप ट्रस्ट करोगे कि उसकी फ्यूनरल की वीडियो देख करके मुझे उतना ही दुख होता है जितना दुख मैंने अपनी लाइफ में जो मेरे क्लोज वंस उनको जाने के लिए जाते हुए देखा, या उनकी फ्यूनरल पे जब मैं रोया है, या आने वाले जो लोग हैं जिनकी फ्यूनरल पे मैं रोऊंगा। तो इट इज वेरी हार्ड फॉर मी टू डिस्टिंग्विश कि उस समय मैं क्या फील कर रहा हूँगा या जो मैंने फील किया अभी तक वो असली है या नकली। लेकिन आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम जब इस तरीके के सीन्स होते हैं या इस तरीके की सिचुएशंस होती हैं तो रियल स्पेस में होते हैं। हाँ, एक्टिंग में जरूर आप थोड़ा कोशिश जरूर करते हो कि थोड़ा नपा तुला करो, स्क्रीन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन परफॉर्म करो। बट अब उस अनकंडीशनिंग के लेवल पे पहुंच जाते हैं लोग, जब कि जैसे अमित जी की आपने बात करी, अमिताभ जी की बात करी, अमिताभ सर के उस लेवल के अनकंडीशनिंग के लेवल पे वो पहुंच चुके हैं जहां उनके लिए भी डिस्टिंग्विश करना बहुत कठिन है और हमारे लिए भी डिस्टिंग्विश करना कठिन है कि वो असली में रो रहे हैं या नकली में रो रहे हैं। शायद इसलिए उनके मन में ये बात आई हो। क्योंकि उस टाइम पे उनको ये ध्यान नहीं रहता है यार, आज के डेट में इतने अच्छे कलाकार हैं वो कि उनको ये ध्यान थोड़ी ना रहेगा कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं अच्छा दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ, कैमरा कहाँ लगा है कहाँ नहीं लगा है। तो इट इज एज ओरिजिनल एज ट्रूथ जो है, उस तरीके से ही उन्होंने उस चीज को मैं समझता हूँ कि अपने अंदर उतारा होगा। और अब जब मैं बात करता हूँ कि मैंने अपने डॉग की फ्यूनरल की वीडियो मेरे पास रखी हुई है, तो जब भी मुझे इस तरीके की कोई सीन होते हैं तो मैं उसको याद करता हूँ, तो फीलिंग तो असली होती है, सीन कोई और होता है। और फिर रियल लाइफ में भी जब उस तरह कोई घटना घटती है, तो जब आप रियल लाइफ में उस स्पेस में आप होते हो तो आई थिंक आप फील करते हो उस चीज को, कनेक्ट करते हो। अब उसको सही गलत और फीलिंग्स के हिसाब से अगर हम माइंड से डिफरेंशिएट करने की कोशिश करें तो आई थिंक वो सही नहीं होगा। मुझे मेरा जवाब मिल गया एकदम एक्यूरेट। भैया मैं एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा कि आप हम एज एन इंडिविजुअल जब हम किसी मुहिम में काम कर रहे होते, कैंपेन में हिस्सा होते हैं, जैसे अब आज के डेट में हम सभी एक्चुअली वॉलंटियर कर रहे हैं, लगभग ज्यादातर लोग, कि सबके पास इंडिविजुअली तो कॉल आ ही रहे हैं कि यार ब्लड चाहिए या कुछ भी चीज। नहीं, I must say I'm highly impressed by the youth of this nation and I think youth को आगे चल करके एक लीडरशिप में भी कदम रखने चाहिए, क्योंकि it is highly is need of the hour actually and I'm highly impressed हर किसी से, जो बंदा एक बंदे के लिए भी अगर फोन लगा रहा है, he is doing something at his end, अपने तरफ से उससे जो बन पड़ रहा है वो करने की कोशिश कर रहा है। बस यही चाहिए हमें। जो भी लोग मुझे अप्रिसिएशन के मैसेजेस भेजते हैं या भेज रहे हैं,
मैं उनसे हमेशा बस एक ही चीज बोलता हूँ कि आप प्लीज अप्रिशिएट मुझे तो कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको एक्चुअली में मेरा उधार चुकाना है, जो आप समझते हो कि मेरा आप पे उधार है, तो आप प्लीज किसी की हेल्प करिए। सो आप ये बोल रहे थे कि यूथ जिस तरीके से एक दूसरे के लिए हेल्प हम कर रहे हैं और जो कर रहे हैं, तो मेरा सवाल था कि इंडिविजुअली हम एक तरीके से हेल्प करते हैं, अपनी अपनी पूरी कोशिश करते हैं, और एक एज अ टीम आप एक टीम लेकर चल रहे हैं, तो कौन सी ऐसी बातें हैं जो इन जनरल एक टीम को स्ट्रांग बनाती हैं इन जनरल, ना केवल I think very strong communication is very important. Strong communication is the most important thing. और टीम में जो लोग होते हैं, अगर वो अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद ही ले लेते हैं, जैसे अब अगर हम लोग जब एक टीम में हम लोग ने काम शुरू किया तो कुछ भी नहीं पता था, किसी बंदे ने एक स्टेप लिया कि मैं ब्लड की इंफॉर्मेशन देना स्टार्ट करता हूँ, एक बंदे ने स्टेप लिया कि मैं बेड्स के लिए ट्राई करता हूँ, एंड उनको एक स्ट्रीमलाइन तरीके से मैनेज करना, एक टीम के साथ चलना, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड होता है, जिसमें एक आइडियोलॉजी सभी की मिली हुई होती है बेसिकली, कि कौन क्या कर रहा है, ये वो कर रहा है, ये वो कर रहा है, सब चीजों से थोड़ा सा बचना होता है। क्योंकि क्या होता है ना कि हर एक इंसान की अपनी आइडियोलॉजी होती है, हर इंसान चाहता है कि ये काम इस तरीके से, दूसरा इंसान कहता है ये काम इस तरीके से, बट अगर उसी में हमें एक ऐसा इंसान मिल जाए या ऐसे मैनेजिंग कमेटी एक मिल जाए जो साथ में जुड़ करके एक विचारधारा को रिस्पेक्ट करती है और एक दूसरे के हिसाब से चलने के बजाय सोल्यूशन में बिलीव करती है। जैसे अगर मैंने कोई सोल्यूशन दिया और आपने कोई सोल्यूशन दिया और मेरे सोल्यूशन में टाइम लग रहा था, आई विल गो विद यू। ये समझ होनी चाहिए, ये कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रुप के लिए। अगर एक ग्रुप काम कर रहा है, अगर आप एक लीडर के अंडर में काम कर रहे हो तो वहां चीजें खत्म हो जाती है। वहां पर राइवल्स भी होते हैं, वहां पर फॉलोअर्स भी होते हैं, बट आई थिंक ये इस समय ये सारी चीजों का टाइम है नहीं। A very good, easy, comfortable and non-egoistic communication is the best thing that I would suggest. कि एक ग्रुप को अगर काम करना है तो एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होना चाहिए। और ये नहीं बोलूंगा कि एक मत होना चाहिए, एक मत तो देखो कभी नहीं होता, लेकिन एक रिस्पेक्ट होना चाहिए कि आप जो सामने वाला कम्युनिकेट करने की कोशिश क्या कर रहा है, यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट, और देयर शुड बी नो ईगो वॉर बिटवीन द कमिटी जो भी काम करने की कोशिश कर रही है। सो ये समझने वाली बात है, और अगर कोई बिगड़ता है तो आप उसको समझाएं, यही कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरे पास अभी फिलहाल इतने ही सवाल थे। ओवर टू यू ऋतिक भैया। Really nice answers भैया। भैया इट्स रियली अ प्राउड मोमेंट फॉर एवरी सागरियन जब भी हम आपको बड़े पर्दे पर देखें किसी मूवी में, जैसे लव के फंडे, या फिर कोई एड आ जाए जैसे मिंत्रा की एड में आपको देखें, या फिर कोई शॉर्ट फिल्म रिंग, तो किसी भी चीज में आपको देखते हैं वो एक प्राउड मोमेंट होता है किसी भी सागरियन के लिए। तो सागर में ऐसे मतलब और भी बड़े आर्टिस्ट हुए हैं, जैसे मुकेश तिवारी जी हुए, आशुतोष राणा जी हुए, गोविंद नामदेव जी हुए। तो आप कभी बैठे उनके साथ सागर को लेकर, कभी आपका डिस्कशन हुआ है आर्ट फील्ड में, मैं पूछ रहा हूँ? ऑनेस्टली स्पीकिंग यार देखो, आर्ट फील्ड एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप इंडिविजुअली अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एवरीबडी आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीबडी, और जितने भी लोगों के आपने नाम लिए उन्होंने इंडिविजुअली खुद अपने दम पर रास्ता अपना बनाया है, और आई रिस्पेक्ट देम अ लॉट। और आर्ट फील्ड में क्या होता है ना बेसिकली कि आप, जब मैं बोल रहा हूँ कि खुद की आइडेंटिटी वाली बात होती है, तो सबका रास्ता भी अलग होता है। जब सबकी अपनी आइडेंटिटी है तो सबके अपने रास्ते भी होंगे, सबके अपने हर्डल्स होंगे, सबके अपने बेनिफिट्स होंगे, सबके अपने ड्रॉबैक्स होंगे। सो आर्ट से रिलेटेड ऐसे बहुत ज्यादा डिस्कशंस तो कभी नहीं हुए, मुझे अवसर नहीं मिला। आई वुड लव टू, बट अगर आप इनको सजेशंस के तौर पे अगर आप मांगे या सजेशंस के तौर पे मुझे लगे, क्योंकि तो मैं अपने आप को इस लायक मानता नहीं हूँ, लेकिन अब मैं भी सजेशंस देने लगा हूँ लोगों को, क्योंकि लोग मुझसे पूछते हैं कि आर्ट में भैया कि हमें ये क्या करना है, वो क्या करना है। तो एंड ऑफ द डे मैं भी अपने एक्सपीरियंस से ही बताता हूँ, राइट। मैं कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चीज नहीं बताऊंगा। अगर मैं ऐसा बोलूं कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, तो वो मैंने खुद क्यों नहीं कर लिया, है ना। तो मेरा ऐसा मानना है कि मैं अपने एक्सपीरियंस से सारी चीजें सीखना चाहता हूँ लाइफ में। नो डाउट गाइडेंस तो सभी से मिलता ही है, आप ऑब्जर्व करके भी सीखते हो, देख कर भी सीखते हो, बट इट्स लाइक कि आप लोगों को जब
भजन स्टार्ट हो गए। तो हाँ, इट्स लाइक कि जब आप लोगों से उनके एक्सपीरियंस के बारे में पूछते हो तो आप उसको कितना फॉलो करना चाह रहे हो ये भी तो मैटर करता है। कि जैसे अगर मैं किसी से सलाह लूं तो व्हाट आई एम टेकिंग द एक्सपीरियंस, व्हाट आई एम थिंकिंग ऑफ, मतलब किस वजह से मैं उनसे एक्सपीरियंस चाह रहा हूँ कि वो अपना एक्सपीरियंस मुझसे साझा करें। तो मैं किसी और के एक्सपीरियंस को नहीं चाह रहा हूँ अपनी लाइफ में उतारना। मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से और अपने एक्सपीरियंस से ही धीरे धीरे स्वाद ले लेकर कर जीऊं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यार देखिए, लाइफ में इंसान, मैं कोई प्रीचिंग नहीं दे रहा हूँ, बस मैं अपनी आइडियोलॉजी बता रहा हूँ कि इंसान को दो ही चीजें लाइफ में देखनी चाहिए कि देयर आर ओनली टू थिंग्स, ईदर देयर इज सक्सेस और देयर इज अ लेसन, देयर इज नथिंग लाइक फेलियर। ठीक है, सो वही आइडियोलॉजी के साथ चल रहे हैं। और प्लस एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। ऑल्दो शोबिज है, ऑल्दो चकाचौंध होती है, रोशनी की सारी चीजें होती हैं, बट रियलिटी के साथ जब आप जुड़ते हैं तो आपको एक्टर बनने के लिए रियलिटी की तो जरूरत पड़ती है। I truly believe on that ideology, sir. For that session, sir, हमने पूरी कोशिश की थी कि इस सेशन में जितना अधिक अवेयरनेस हम लोगों तक पहुंचा सकें, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, इतना कोशिश करेंगे। इसलिए आपके एक्टिंग करियर को लेकर हमने बहुत कम क्वेश्चन जानबूझकर रखे। हालांकि क्वेश्चन बहुत थे लेकिन नहीं रखे, सिर्फ तो क्वेश्चन ऐसे मतलब लोग अगर आपको देखें तब को जान पाए। तो अभी सर हाल ही में, वैसे तो सादा के क्वेश्चन है, आपने हाल ही में अभी एक गगन दामापा बाजू एक नाटक प्रदर्शित हुआ था, आप उसके प्रोड्यूसर रहे थे। सर इतने सालों बाद आपने क्या चेंजेस देखे सागर में? थिएटर फील्ड में कितना आपको विकास देखने में आ रहा है, या फिर अभी भी कुछ प्रॉब्लम जो आप देख रहे हैं वो कौन सी आपको नजर आ रही है? यार मैंने ये जो स्टेप उठाया वो इसलिए उठाया क्योंकि मैंने देखा इतने सालों में थिएटर जहाँ था सागर में वहीं था। ठीक है, मतलब हो सकता है कोई लोग इस बात से असहमत हों जो थिएटर फील्ड से जुड़े हुए हों, लेकिन मैंने बोला कि मैं जब बात करता हूँ तो मैं जो सोचता हूँ मैं वो बात करता हूँ। मैं किसी पे ब्लेम गेम नहीं खेल रहा हूँ कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। आई जस्ट डू व्हाट आई थिंक एंड कि मुझे करना चाहिए। और एक छोटी सी जर्नी सुनाता हूँ आपको कि क्या बेसिकली सागर में क्या देखा और क्या हुआ। कि देखिए, जितने भी आपने नाम लिए पहली बात तो वो सागर से निकले। सागर एक कला का सागर है, ठीक है, उसे एक सही प्लेटफॉर्म मुझे लगता है कि मिलना चाहिए। और जब हम पहले से और आज थिएटर देखते, मतलब बचपन में जब मैं शोज देखता था, प्लेस देखता था, आज मैं शोज देखता हूँ तो मुझे कुछ चेंजेस दिखे ही नहीं ऑनेस्टली। तो मुझे ऐसा लगा कि यार जब मैं मुंबई देख चुका हूँ, जा चुका हूँ, सारी चीजें कर चुका हूँ और वो चीजें मैंने देखी हैं जो सागर में नहीं है, तो मुझे ऐसा लगा कि सागर में वो चीजें होनी चाहिए। और थोड़ा सा करेक्ट करूंगा आपको कि जो प्रोड्यूस जिन्होंने प्ले किया था वो थर्ड आई प्रोडक्शन के स्टूडेंट्स थे, हमारे सागर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, जिनके साथ मैं पहले ऑलरेडी कुछ कंटेंट प्रोड्यूस कर चुका हूँ सागर में। मैंने अभी रिसेंटली सागर में कुछ कंटेंट भी प्रोड्यूस करे हैं। 3 शॉर्ट फिल्म्स हैं, एक वेब शो है, एक वेब शो का पायलट एपिसोड हमने यहाँ पर शूट किए थे। आई एम प्लानिंग फ्यू मोर फुल लेंथ फीचर फिल्म्स इन सागर की मैं जल्दी शूट करूंगा और सागर के लोगों को ही उसमें इंटीग्रेट करूंगा काम में, कि उनको काम भी मिले, एक्ट भी करें, आर्ट भी करें। सॉरी, क्योंकि उनके साथ मैं एक बार काम कर चुका हूँ पिछले साल, मतलब प्री कोविड की बात कर रहा हूँ मैं। तो जब मैंने उनके साथ काम किया तो मुझे लगा यार कि देखिए, आर्ट में केवल एक चीज होना इंपॉर्टेंट है इनिशियली, वो है आग। आप में जुनून होना चाहिए आर्टिस्ट वाला, जो मुझे यहाँ पर बहुत लोगों में मिला। ट्रस्ट मी, यहाँ पर लोगों में इतना ज्यादा आर्ट को लेकर के सिंसेरिटी है कुछ लोगों में, जो लोग मेरे साथ यार 10 दिन तक बिना सोए, 12 दिन तक बिना सोए शूट कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। और ट्रस्ट मी, यही कल्चर मैंने मुंबई में भी देखा है और सीखा कि अगर वो लोग हमसे आगे हैं, या ऐसा कहना चाहिए कि वो जगह पर हैं, तो वो एक रीजन है उस जगह पर होने का। वो उतनी मेहनत भी करते हैं। और यहाँ पर बस एक चीज की मैंने जो कमी मैंने देखी, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म नहीं है उस चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए। हर इंसान के बस का नहीं है कि वो मुंबई जाकर के काम कर सके। हर इंसान की आर्थिक
स्थिति ऐसी नहीं होती है कि वो वहां पर जाकर सस्टेन कर सके। इट इज वेरी डिफिकल्ट। कुछ प्रिविलेज लोग होते हैं, जैसे मुझे भी घर से परमिशन मिली, मैंने अभी अपनी सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। माय फादर वांटेड कि आपको एक लर्नेड और एजुकेटेड होना, इंसान होना बहुत जरूरी है। तो आई थिंक दैट इज, आई विल स्ट्रांगली रेकमेंड कि हर किसी एक्टर को पढ़ा और लर्नेड तो पढ़ा लिखा होना ही चाहिए। उसके बाद जब मैं मुंबई गया तो मुझे तो घर वालों से थोड़े दिन तक अच्छा सपोर्ट था, आज भी है। और ये मैं कमी देखता हूँ कि हर किसी के साथ पॉसिबल नहीं होती है। और हर कोई, देखिए आर्टिस्ट है तो आदमी जरूरी नहीं है ना कि स्ट्रीट स्मार्ट भी हो। देखिए आप मुंबई जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो आर्टिस्ट तो देखिए अमूमन जितने भी आर्टिस्ट होते हैं सब सीधे से ही होते हैं। और आप उससे अगर खाना मांगोगे तो कहो अपना पेट छोड़ के आपको खाना भी दे दो। तो अब जब वहां की दुनिया समझने में ही इतना समय लग जाता है तो वो तो बेचारा हताश होके हारा हुआ फील करने लगता है। तो ये रीजन था पहला कि एक तो मुझे वो वहां से मन में लगा था बहुत समय पहले से कि यार मैं भी कुछ प्रोड्यूस करूंगा, सागर जाकर कुछ बनाऊंगा। तो बाय गॉड्स ग्रेस भगवान ने इतना दिया और सब लोगों का इतना अच्छा सपोर्ट मिला कि मैंने यहाँ आकर के कुछ अच्छे कंटेंट्स बनाए। अब गगनदा मामा बाजियों की बात करते हैं तो जब वही टीम कुछ नया सोचने लगी, क्योंकि जब मैं यहाँ सर के शूट करके चला गया तो वो फिर खाली हो गए, तो मुझे समझ आया कि यार कला तो है, लोगों को डायरेक्शन चाहिए, लोगों को प्लेटफॉर्म चाहिए। तो जैसा मैंने सबसे पहले हमारा जब कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ था मैंने कहा था कि हर किसी इंसान को अपनी कैपेसिटी में जो भी करने लायक लगे वो उसे करना चाहिए। तकलीफ होती है, सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, लेकिन मैं अपने आप को इस तरीके से उनके जूतों में, अगर वो चलने वाली बात कहते हैं ना कि यू पुट योरसेल्फ इनटू देयर शूज, तो अगर वहां रख करके देखूं तो अगर मैं उस दौर में होता और मुझे किसी ने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया होता तो मैं आज कहीं और होता। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो मुझे करना चाहिए। और इसमें कोई बहुत ऐसी कोई प्राउड फीलिंग वाली बात नहीं। मैं समझता हूँ ये बहुत नॉर्मल सी बात है कि हर एक इंसान जो सक्षम है उसे ये अपने अपने फील्ड में, अपने अपने क्षेत्र में हर तरीके से कोशिश करनी चाहिए और देना चाहिए प्लेटफॉर्म लोगों को। तो ये जो यूनिवर्सिटी वाली जो मेरी ग्रुप थी, आर्ट डिपार्टमेंट के जो है सारे स्टूडेंट्स हैं, अपने परफॉर्मिंग आर्ट्स डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं, कुछ बाहर के हैं, कुछ बाहर से पढ़ करके आए हैं आर्ट। सो दे वर वांटिंग टू डू अ प्ले, दे वर थिंकिंग भैया हम ये प्ले करेंगे और हम रविंद्र भवन में करेंगे, इतने इतने में हमें रविंद्र भवन रेंट पे मिल जाएगा और हम ये कर लेंगे। तो आई वाज थिंकिंग कि उससे क्या होगा, उससे होगा क्या, व्हाट नेक्स्ट, यही करते रहोगे, यही चलता रहेगा, ये तो मैं सालों से देख रहा हूँ। एंड आई वाज नॉट इनटू थिएटर एंड प्लेज इन सागर एट ऑल। सो आई जस्ट एम्प्लीफाइड दैट थिंग अप टू माय कैपेसिटी। ये मैं इसलिए एग्जैक्ट वर्ड यही होगा कि मैंने उसको एम्पलीफाई किया, मैंने उसको प्रेजेंट किया। रावण फिल्म्स जो मेरा बैनर है उससे मैंने उसे एम्पलीफाई किया और एंड इट टर्न आउट टू बी वेरी गुड। मुझे इतना ज्यादा अप्रिसिएशन मिला है, लोगों को इतना ज्यादा प्यार मिला है। और उस टाइम पे कोविड बहुत कम था एंड आई वुड रियली टेक अ मोमेंट टू अप्रिशिएट माय टीम एंड माय पार्टनर सिद्धार्थ डेंगरे, जो मेरे रावण फिल्म्स में मेरे पार्टनर भी हैं। See, it is all about vibes and belief, right? तो उन जो थर्ड आई जो लोगों का था, उन लोगों ने गंदा मामा बाजियों प्ले बोला मुझे, उन्होंने ऐसा प्रेजेंट किया कि भैया हम लोग भगत सिंह दिवस पे ही पेट्रियोटिक प्ले करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिले कि व्हाट भगत सिंह वाज अबाउट, और इसके लिए इससे अच्छा दिन और कोई नहीं हो सकता। तो आई थॉट कि यार ये बहुत आप अनजाने बहुत नोबल कॉज कर रहे हो, आप बहुत अच्छी चीज थिंकिंग के साथ आप एक आर्ट को प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हो। तो आई थॉट व्हाई नॉट ट्राई टू एम्पलीफाई इट। और ये उनका ही आइडिया था, मैं इसका क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं लूंगा। और उन्होंने ही बच्चों ने सोचा था, आदित्य निर्मलकर जिसके डायरेक्टर थे, आनंद अग्रवाल, संजय, ये सब उसमें एक्टर्स थे, इन सब लोगों ने मेहनत करी उन्होंने। लेकिन हाँ ये जरूर है कि उनके पास प्रॉपर डायरेक्शन नहीं था, ये मैं बताना चाहूंगा, जो कि केवल उनकी बात में समस्या नहीं है या उनका प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉपर सागर और छोटी जगहों जहां पर भी कला है, जहां से उठ करके बड़े शहरों तक जाती है, फिर वो एम्पलीफाई होती है, तब हमें पर्दों पर दिखती है। तो वो ये हर जगह का प्रॉब्लम है। सो आई थॉट कि यार ठीक है, मैं जितना कोशिश कर सकता हूँ मैंने करी और मुझे ऐसा लगता है मैं सफल रहा। लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया और लोगों ने मुझे ये भी बोला कि सागर में आज तक ऐसा शो नहीं हुआ। और लोगों ने मुझे बोला, हाँ नॉट टू फॉरगेट हमारी म्यूजिक टीम, लोगों ने बोला कि यार ये बहुत अच्छे म्यूजिक जिन्होंने सिंगर्स हैं हमारे पार्थ और
पीलू, इन लोगों ने बहुत मेहनत करी, मतलब लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। एंड आई थिंक कि इस तरीके के कमर्शियल थिएटर की शुरुआत सागर में हो चुकी है, मुझे जैसा फीलिंग आ रही है, क्योंकि कमर्शियल थिएटर होना बहुत इंपॉर्टेंट है यार। क्योंकि देखो इतनी मेहनत करते हैं, महीने 2 महीने तक, मतलब मैं एक प्रोसेस बताऊं तो महीने 2 महीने तक मेहनत करते हैं, उसके बाद उनको कुछ भी पैसे नहीं मिलते। तो आई थिंक एट द डे यार हर किसी इंसान को पैसों की जरूरत तो पड़ती है, और अगर वो आर्ट के माध्यम से कमा पाए तो नथिंग लाइक इट, क्योंकि फिर वो फुल हार्टेडली वो काम कर सकता है। तो आई थॉट कि यार व्हाई नॉट क्रिएट अ कमर्शियल थिएटर इन सागर, कि जिसको जहां पर मैंने ब्रांड्स स्पॉन्सर लेकर के आया, ब्रांड्स को जुड़ा, ब्रांड्स ने बोला, लोगों ने मुझसे पूछा कि तुम कर रहे हो क्या प्ले, मैंने कहा नहीं मैं नहीं कर रहा हूँ, आई एम अ पार्ट ऑफ इट, आई एम डूइंग इट, डोंट वरी, इट विल बी अ क्लासी थिंग, अच्छा होगा। हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे लोग उनको देखें, रेपुटेटेड लोग देखें। नो डाउट आई वुड रियली से कि सागर में ऑडियंस भी बहुत सपोर्टिव है अगर आप अच्छा कंटेंट बनाते हैं। क्योंकि मैंने तो यार 300-400-500 लोगों की भी परमिशन नहीं ली थी 750 की कैपेसिटी के हॉल में। पीपल वर लाइक वेटिंग आउटसाइड, 50-60-100 लोगों को तो हमने वापस भेज दिया। कुछ लोग जमीन पर बैठ करके देख रहे थे, अच्छे अच्छे लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सरकारी विभाग के लोग, दे वर कंफर्टेबल, दे वर सिटिंग ऑन द फ्लोर, दे वर सेइंग नहीं नहीं बढ़िया है भाई, बढ़िया है, बढ़िया है, इट्स ओके। आराम से बैठ करके लोगों ने देखा, पूरा देखा, कोई उठे नहीं। अप्रिशिएशन वीडियो मैं आपको दूंगा लास्ट में, मतलब इतने लोगों ने जिस हिसाब से तालियां बजाई और अप्रिशिएट किया हमारे एक्टर्स को, तो आई थिंक यार ये सब सागर में ही है, सागर के ही लोगों में है जो कर रहे हैं। और आई थिंक बहुत अच्छा अनजाने में एक बहुत अच्छा प्रयास और बहुत अच्छा इनिशिएटिव हम लोगों ने ले लिया है, और इसे रेगुलर मैं चाहता हूँ कि सब लोग फॉलो करें, कमर्शियल एंगल से भी थिएटर पढ़ाएं। और मेरा प्रयास अभी जो नया है वो यही है कि कुछ अच्छे कंटेंट्स पे मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, जो बेसिकली होलसोल बुंदेली कंटेंट्स नहीं होंगे, और बुंदेली एंड इनको हम नेशनल प्लेटफॉर्म के मार्केट तरीके से ही शूट करेंगे, फिल्म कैमरा से ही शूट करेंगे। और मेरे जो टीम है, मुंबई की फिल्म डायरेक्टर्स हैं, डीओपी हैं, साउंड इंजीनियर्स हैं, मैं सब वहां से लेकर के आऊंगा, और लोकल अपॉर्चुनिटी हम उसमें क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। और कंटेंट हमारा बुंदेली रहेगा ठेठ, और लेकिन हम उसको कोशिश करेंगे कि हम नेटफ्लिक्स लेवल, जिसको हम सबसे उच्च श्रेणी का मानते हैं इस समय, तो हम नेटफ्लिक्स लेवल का ही उसे कंटेंट हम बनाएंगे। क्योंकि हाल ही में हमने जो शॉर्ट फिल्म्स बनाई थी, हमने सारी नेटफ्लिक्स अप्रूव कैमरे से ही बनाई थी। हम लोग ने यूट्यूब लेवल या कोई भी, मैं नीचा किसी को नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट सेइंग कि एक डिजिटल मीडियम में जो हाईएस्ट 4K 2K माना जाता है, उस तरीके से हमने उसका शूट किया था। और अभी जो फिल्म्स में लाने का सोच रहा हूँ, दैट शुड बी दैट वुड डिपेंड ऑन कोविड बेसिकली, कि ये जल्दी से ठीक हो जाए, उसके बाद ही हम कुछ नया स्टार्ट करेंगे। क्योंकि हजारों लोगों की जिंदगियां तो चलती ही हैं उससे, फिल्म इंडस्ट्री से और फिल्म प्रोजेक्ट से, लेकिन रिस्क कैसे ना हो वो भी हमें देखना पड़ेगा। सर भी एक सेशन हो रहा था, उस पर हम लोग भी बुंदेली का लेकर डिस्कस किए थे, और एज ए टीम हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था कि बुंदेली लैंग्वेज पर हमें बहुत वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि वो इतना उठ नहीं पा रही है जितना उठना चाहिए उसको। सो हम लोग भी कुछ प्रयास करने पर लगे अपने अकॉर्डिंग, राइटिंग के थ्रू या कुछ के थ्रू। सो we will also be there for that. See, रीजनल कंटेंट इज द किंग आज की डेट में। आप देखो ना, जितनी भी फिल्में आ रही हैं, दम लगा के हाइशा, आपकी हमटी शर्मा की दुल्हनिया, सारे रीजनल कंटेंट ही तो है। रीजनल कंटेंट ब्रॉट प्रेजेंटेड ऑन अ नेशनल प्लेटफॉर्म विद एन अप मार्केट वैल्यू, तो वो हमें करना है ना। देखिए क्योंकि बुंदेलखंड में अगर बुंदेलखंडी कंटेंट बनाएंगे तो कोई देखने वाला है नहीं, हमारे पास स्पेसिफिक थिएटर्स नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है कि बुंदेलखंड एक इंडस्ट्री है जहां पर लोग उसको देखेंगे और उसका कमर्शलाइजेशन हो सकता है। तो जब कमर्शलाइजेशन नहीं हो सकता है तो आप व्हाई नॉट टेक इट टू अ नेशनल प्लेटफॉर्म। मैं तो कहता हूँ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी जाने की हमारे पास काबिलियत है, अगर हम टेक्निकल लोग बैठ करके शांति से अपने घरों में मेहनत करेंगे, कंटेंट डेवलप करेंगे, बनाएंगे, और हम उस कंटेंट को यहाँ पर एग्जीक्यूट करके हम उसको इंटरनेशनल और नेशनल प्लेटफॉर्म्स पे हम चलाएंगे। मेरा एक क्वेश्चन भी था, और साथ ही साथ एक बात भी बतानी थी कि जब हमने डूडलिंग मर्च चालू किया था, और उससे पहले जो पूरी जो इंस्पिरेशन रही इस ग्रुप को चालू करने से पहले, 3 साल हो गए हमको ये जर्नी के लिए। तो हमारे साथ एक मेंबर थे रोशन मोटवानी, तो वो मतलब वेब डिजाइनर और टेक्निकल
कंटेंट में वो ज्यादा शामिल होते हैं। हाँ, ई कॉमर्स वेबसाइट्स वगैरह डिजाइन भी करते हैं, साथ ही साथ उनका बिजनेस भी होता है। तो उनने ऐसा सोचा था जब वो 11th-12th में थे कि दिल्ली जाएंगे या इंदौर जाएंगे और वहाँ पे बड़े लोग से मिलेंगे, मतलब लोग जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है वहां से मिलेंगे और उनके साथ काम करेंगे। तो जब वो वहां गए और लोगों ने बोला, उनके पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो वहां जाके काम करेंगे, मुंबई या कहीं पर भी, बट ही सेड, जो उनके वर्ड्स थे एज इट इज, जो मुझे अभी तक याद है, कि अगर वो चीज इंदौर में है या मुंबई में है तो वो सागर में क्यों नहीं हो सकती, हम उसको सागर में लाते हैं, हम मुंबई नहीं जाएंगे, हम मुंबई को सागर में लेके आते हैं, लेट्स ब्रिंग इट हियर एंड लेट्स क्रिएट हियर, इसको बड़ा बनाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं मेरे जहन में रह गई और हमने फिर डूडलिंग वर्ड्स, वो कहीं ना कहीं एक बीज रहा कि यार मेरे साथ भी पर्सनली भी कि यार जब मैं 12th में था, 12th खत्म और जो काउंसलिंग पीरियड होता है ना, काउंसलिंग चल रही थी कॉलेजेस की, उस बीच में डूडलिंग वर्ड्स चालू हुआ कि कॉलेज चालू से होने से पहले और स्कूल खत्म होने के बाद, जेई के बाद। तो वो एक जो पीरियड ऐसा था जो मुझे लग रहा था यार मैं कब सागर से बाहर निकलूं और कब मुझे ओपन माइक्स अटेंड करने मिलेगा जो सागर में नहीं होते हैं, कब मैं ये बड़ी बड़ी इवेंट्स दे पाऊंगा, कर पाऊंगा। मैं बाहर गया, कुछ इवेंट्स करे भी, फिर ये सेम चीज समझ में आई कि यार इधर ही करते हैं, जो भी करते हैं इधर ही करते हैं, सागर में करते हैं। लेट्स क्लब पीपल, लेट्स मीट पीपल अलग अलग तरीके से और उनको क्लब करके बनाते हैं। तो ये तो मैं मतलब जो मैं बताना चाह रहा था वो हुआ। तो एक सवाल मेरा है कि जैसे आपने कहा कि सागर वाकई कला का सागर है, तो एक इंसिडेंस और छोटा सा मैं बताना चाहूंगा कि जब मैं ओरछा घूमने गया था एक समय पे, मैं पहली बार, एक ही बार ओरछा गया, तो ओरछा इतनी बड़ी टूरिस्ट स्पॉट है, इतने बड़े बड़े लोग, मतलब वहां पर बाहर बाहर से लोग आते हैं, लेकिन वहां का रेलवे स्टेशन ऐसा है कि वहां रेलवे के स्टाफ को मिला के, पैसेंजर मिला के 5 लोग मिलते हैं रात को 8 बजे। मतलब आप एकदम ऐसे डर जाओगे। मेरी ट्रेन लेट हो गई थी 2-3 घंटे उस समय पे, और मैं अकेला था, सोलो गया था, 8:30 बज रहे थे, ट्रेन नहीं आई थी, पूरा स्टाफ मिला के, पूरे आसपास की दुकानें मिला के 5 लोग थे, मुझे मिला के। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ओरछा इतनी रेनॉन्ड प्लेस है, लेकिन वो डेवलप नहीं हुई कहीं ना कहीं, क्योंकि वहां के लोगों ने उसको उतना उस तरीके से नहीं लिया जिस तरीके से शायद टूरिस्ट ले रहे हैं। क्या कितनी अच्छी जगह है, शायद वहां लोकल के जो लोग हैं वो उस तरीके से अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो हम सागर को वाकई सागर कब कैसे बना पाएंगे, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। मतलब जो कला का सागर है वो वैसे ही सागर कब दिखेगा, मतलब कैसे? यार सी सागर में कोई किसी भी जगह का डेवलपमेंट जो है, जो हमारे यहाँ से एक सेकंड, आई थिंक सम एक्सटेंशन प्रॉब्लम। हाँ, यू कैन सी मी? या किसी भी जगह का डेवलपमेंट जो है वो वहाँ के लोगों से ही होता है। सबसे इम्पोर्टेंटली, जब एक कम्युनिटी में ज्यादा एजुकेटेड लोग होते हैं तो वो मोहल्ला एजुकेटेड लोगों का कहलाने लगता है, और जहाँ जॉब करने वाले ज्यादा लोग होते हैं या मुंबई में पैसे वाले ज्यादा लोग हैं तो वो अमीर जगह कहलाने लगती है। तो ये हम हैं, राइट? हमसे ही जाने जाता है, कोई भी जगह जो है वो लोगों से ही जानी जाती है। तो बाहर जाने का एक्सपोजर एक अलग चीज है, सागर आके कोई काम करना या सागर में रह करके कोई काम करना एक अलग चीज है। नो डाउट सागर में बिजनेस और नौकरी करने की अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है, क्योंकि हर एक जगह के अपने लिमिटेशंस होते हैं, हर एक जगह के अपने प्लस पॉइंट्स होते हैं, राइट? तो अगर हम अपने लिमिटेशंस को बदलना चाह रहे हैं और लिमिटेशंस को चेंज करना चाह रहे हैं अपॉर्चुनिटी में, तो वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट तो हमें खुद ही करनी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात कि जैसे आपने ओरछा के स्टेशन का मुझे एग्जांपल दिया, तो ऑफन चीजें रिक्वायरमेंट आने के बाद चेंज होती हैं, या तो रिक्वायरमेंट आने के बाद भी चेंज नहीं होती है, या फिर वो जो सालों से चली आ रही होती है वो वैसे ही चल रही होती है, जो कि ट्रेंड हम सागर में भी फेस कर रहे हैं। लेकिन डिजिटल मीडियम आने के बाद से ये ट्रेंड भी थोड़ा सा चेंज हो रहा है, ये तो आप भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे। बट अगर हमें सागर को ऐसा बनाना है कि सागर में ही हम अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें, सागर में ही हम चीजें जनरेट करें, जिससे हमारे लोगों को रोजगार भी मिले और अपना अपना काम भी कर पाए,
तो आई थिंक यार इंटरनेट एंड वो सारी चीजें मतलब इतनी ज्यादा आज के डेट में लोगों को कनेक्ट कर दिया है उसने कि लोग कहीं से बैठकर भी कोई भी काम कर सकते हैं। लॉकडाउन और वर्क फ्रॉम होम का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, राइट? कि पीपल आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट कि आप कहाँ हो, आप क्या कपड़े पहने हो, बस आप काम करते रहो घर पर बैठ के। सो ये तो एक वो अप्रोच हो गई कि जो आपने मुझे बताई थी कि एक भैया थे आपके जो बोलते थे कि मुझे बाहर कंपनी में जाकर के मुझे नौकरी करनी है और वो करना है। सी लर्निंग प्रोसेस तो होता ही है, हर कोई इंसान एकदम से सीखने के बाद एकदम से क्रैक नहीं कर सकता उस चीज को कि यार मैंने बिजनेस अपना चालू कर दिया और मैं एक प्रोसेस में आ गया और मैं स्टार्टेड अर्निंग घर पे ही। तो अब एक प्रोसेस से अंडरगो तो हर किसी को होना ही पड़ेगा। प्लस जो जहां है अगर वो वहां के बारे में सोचे तो जिस कल की आप बात कर रहे हैं वो पॉसिबल है। क्योंकि यहाँ जो डॉक्टर्स निकल रहे हैं पढ़ करके वो सागर में डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में नौकरी करना नहीं चाहते, यहाँ से जो इंजीनियर्स निकल रहे हैं वो सागर में किसी कंपनी में नौकरी करना नहीं चाहते। तो बेसिकली लोगों को बदलना पड़ेगा, कल्चर उस तभी बदलेगा क्योंकि लोगों से ही कल्चर बनता है ना एक जगह का। सो लोगों को मेंटालिटी, आई थिंक इस पैंडेमिक में तो काफी लोगों की मेंटालिटी चेंज हुई है कि हमें क्या चूज करना है और क्या चूज नहीं करना है। सी इस पैंडेमिक में हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, ये सब हम ही ने तो मांगा है, ये सब हम ही ने तो चुना है। तो एटलीस्ट ये भी बड़ी अपने आप में लोगों की आई ओपनर है ये, और वो आंखें चुनाव तक खुली रहे तो अच्छा है। तो जब हमें कुछ यहाँ पर किसी भी जगह पर अगर हमें उस जगह को हम सक्षम बनाना चाहते हैं तो हमें लोगों को एजुकेट करना चाहिए। एजुकेट करने के साथ उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है उस बारे में भी उनको एजुकेशन मिलना जरूरी है, ऑल इन ऑल एक्सपोजर मिलना जरूरी है। और उसके बाद उनकी खुद की मेंटालिटी ये होनी चाहिए कि उनको सागर में रह करके काम करना। ये आपकी और मेरी बात नहीं है, क्योंकि हम जिन लोगों के लिए कर रहे हैं वो मजबूर है सागर से ना जाने के लिए, तो वो सागर से नहीं जा रहे। अगर वो भी सागर से चले जाते तो आपके पास तो ना कला बसती ना कला का सागर बसता। तो आप जैसे कुछ लोग हैं जो सोच रहे हैं कि हम सागर में रह करके उसे आगे बढ़ाना है, उसे आगे ले जाना है, आगे करना है। कौन है बताइए ना हमारे पास सागर में ऐसे कौन सा यूथ कौन सा है हमारे पास सागर में जो वेल ऑफ करने के बाद सागर में आकर के वापस आकर के रुका हो, या जिसने कुछ ऐसा कुछ काम करने का प्रयास किया हो, या आपस में ही खुद अपने आप को आगे बढ़ा रहे हो, बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हो और पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हो। तो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज भी है, मजबूरी भी है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो है, हाँ, लेकिन जो इंसान मजबूर भी है और उसके बावजूद भी वो करने का प्रयास कर रहा है तो उसको सैक्रिफाइसेस करने होते हैं। वो तो इट कम्स टुगेदर, साथ में मिलता ही है वो तो। और जैसे आपने बोला कि आपके फ्रेंड थे जो गए, उन्होंने बैठ करके यहाँ पर सीखा, कुछ टाइम तो उन्होंने खाली स्पेंड किया होगा, मेहनत करी होगी, जब जाकर के कुछ एक एस्टैब्लिश पॉइंट मिला फिर वहां से धीरे 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 करना शुरू किया। इस तरीके के लोग हैं काफी जो सागर में अपॉर्चुनिटीज खुद क्रिएट कर रहे हैं। तो आई थिंक हमें यही करना पड़ेगा कि जितने भी लोग हैं हम उन्हें मोटिवेट करें, उन्हें समझाएं, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने में हेल्प भी करें और एक्सपोजर लाएं। जैसे अभी मैं रिसेंटली सोच रहा हूँ कि हर किसी को एक्टिंग सीखने के लिए बाहर जाना पड़ता है, एक्टिंग स्कूल जैसी कोई चीज नहीं है सागर में। तो आई थिंक इट कुड बी अ ग्रेट आइडिया। मैं आई एम थिंकिंग ओवर इट कि मैं बाहर से मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मैं खुद जिनको भी एक्सपोजर ठीक ठाक मिला है, जो गाइड कर सकते हैं यहाँ के लोगों को और सिखा सकते हैं, यहाँ पर पे एक इंडस्ट्री सस्टेन कराने में हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि तो आई थिंक यहाँ के लोग इंटरेस्ट लेंगे और सीखेंगे। और जिन लोगों को जो जिस भी फील्ड में जो भी काम कर रहे हैं, आई थिंक उस फील्ड के लिए उनको सोचना चाहिए, आगे वाली जनरेशन के बारे में सोचना चाहिए, करना भी चाहिए, हेल्प भी करनी चाहिए और खुद भी उसमें इन्वॉल्व होकर के सही मैसेज सही लोगों तक पहुंचाना चाहिए। आई थिंक दैट इज वन थिंग, आई थिंक दैट इज वन थिंग आई कैन थिंक ऑफ कि ये जो आप कहना चाह रहे हैं कि सागर को हम उस तरीके से कैसे डेवलप कर सकते हैं कि यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटीज आए, लोग भी यहाँ पर आए। तो इंडिविजुअल एफर्ट्स आई थिंक बहुत काउंट करेंगे इस चीज में। और प्लस अब उसके अलावा जो हमारे गवर्नेंस बॉडी है, जो गवर्नमेंट है, वो तो ऑब्वियसली इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है।
और साथ ही यूथ का जो मैं समझता हूँ, मैं बार बार एक ही बार बोल रहा हूँ कि मैंने जिस तरीके से डेडिकेशन यूथ का इस पैंडेमिक में, सागर में मैंने देखा है और अक्रॉस द वर्ल्ड देखा है, वो मैंने कहीं नहीं देखा, कभी नहीं देखा। मैं कहीं तो नहीं, कभी नहीं देखा मैंने अपने लाइफ टाइम में कभी नहीं देखा। सो आई थिंक यूथ हैज द पावर टू चेंज एवरीथिंग। और आप हम मिलकर ही अगर एकजुट हो जाएं, क्योंकि आप हम एक ऐसी जनरेशन में हैं जिसकी बात सुनी जाती है सेंसिबल तरीके से, लॉजिकल तरीके से। आप लोग और हम लोग लॉजिक्स में बिलीव करते हैं, आप हम लोग ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी के साथ चलने वाले लोग नहीं है, या मान्यताओं में बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करते। ऑल्दो वी रिस्पेक्ट एवरीथिंग, बट हम लॉजिक्स भी मांगते हैं चीजों का साथ में। तो अगर किसी चीज के लॉजिक के हिसाब से काम हो तो आई थिंक आधे काम वैसे भी सही होते हैं, जो कि हमें मालूम होता है कि किस चीज का क्या परिणाम होने वाला है। तो यूथ हैज गॉट ऑल द पावर्स टू डू, मतलब जादू कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। Yes, I believe, sir, कि वो एक कहावत है ना, Rome was not built in a day. So True. I think it will take time, and I truly believe that आपके constant support और आपके जो plans हैं उसके जरिए हम वाकई, जैसे कि हर्ष कह रहा था, सागर को, कला का सागर फिर से रिबिल्ड कर पाएंगे। और वो दिखेगा पूरे देश में भी, देखा लाइक जितना भी कला सागर में, वो लोग रिफ्लेक्ट करेगा कि सागर में क्या क्या। सर मेरे एक फॉर्मल क्वेश्चन है, क्या अभी कभी आप सोनू निगम जी से मिले हैं? सोनू निगम जी से नहीं, मैं सोनू निगम जी से तो हाँ एक बार मिला हूँ, एक बार मिला हूँ। मतलब आप दोनों साथ में खड़े रहे, बिकॉज फील आता है लाइक आप ब्रदर्स हैं। मुझे बहुत अलग अलग किस्म के कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं यार। कभी कोई कुछ बोलता है, कभी कोई कुछ बोलता है। वो तो क्या होता है ना कि हेयर स्टाइल्स वगैरह, बाल कभी भी कुछ भी मैच करता है ना, तो थोड़ा रिजेम्बलेंस हो जाता है। बट आई विश उनसे मिला तो नहीं हूँ, उनके जैसा कभी गा पाऊँ तो ज्यादा। मतलब कोई मुझे ये कह दे कि आप सोनू निगम जैसे गा नहीं लेते। मेरा ऐसा है कि आप एक्ट करें और वो आपको वॉइस देंगे, गाना वो गाएंगे, आप एक्टिंग करेंगे। मेरी ख्वाहिश है। एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन करूंगा सर। कोई ऐसा फिक्शनल कैरेक्टर जो आपको बहुत पसंद आता हो, जिससे आप मिलना चाहेंगे कभी, लाइक कोई भी, मतलब हॉलीवुड बॉलीवुड, आप किसी को भी ले सकते हैं। आई थिंक अभी एक नॉवल बहुत चर्चा में थी, शिवा ट्रिलॉजी, राइट? आप लोगों ने पढ़ी होगी, आप लोग गुड रीडर्स हैं, तो मैं उनसे तो जरूर मिलना चाहूंगा, और मैं निभाना भी चाहूंगा एक बार, अगर मैं निभा पाऊँ तो। क्योंकि वो जितना भी मैंने सुना है उस कैरेक्टर के बारे में, हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिम। एंड आई थिंक हमारे हर एक इंसान के अंदर शिवा है। अगर हर एक इंसान उस तरीके का, हीरोइज्म की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हर एक इंसान के अंदर एक हीरो होता है, तो आई थिंक वो कैरेक्टर से सभी रिलेट कर पाए होंगे अपने आप को। सो वो एक कैरेक्टर ऐसा है जो मैं चाहूंगा कि मैं उससे रियलिटी में मिलूं। और आई माई सेल्फ, आई एम शिवाहॉलिक, सो आई बिलीव कि उनकी जो आइडियोलॉजी है वो कहीं गलत नहीं बैठती मेरे हिसाब से। आई एम नॉट एट ऑल टॉकिंग अबाउट रिलीजन और एनी कास्ट और पर्टिकुलर थिंग। मैं सारी जगहों में जाने बिलीव करता हूँ, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, हर जगह जाता हूँ। और बट एक आइडियोलॉजी की बात होती है कि नॉट प्लेइंग एनी ब्लेम गेम ऑन एनीबॉडी एल्स एंड जस्ट डूइंग व्हाट इज राइट फॉर द अदर पर्सन, नॉट फॉर यू। तो ज्यादातर प्रॉब्लम यही होती है कि हम वो करते हैं जो हमें सही लगता है ना? तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि जो सामने वाले के लिए सही है वो हम प्रयास करें करने का, और एक्सेप्ट करते चले चीजों को, क्योंकि थोड़ा अनकंफर्टेबल जोन तो हो ही जाता है, क्योंकि इट्स नॉट इजी टू एक्सेप्ट ऑल द टाइम। बट या मतलब ह्यूमैनिटी तो यही कहती है। रमेश त्रिपाठी सर बहुत ही एक ब्रिलियंट राइटर हैं, और उनके भी रामचंद्र सीरीज जो है वो अभी मैं स्टार्ट भी कर रहा हूँ। शिवा ट्रिलॉजी को मैंने फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा पढ़ा है, पर मैंने वो उसके बारे में जाना, मेरे ग्रुप में बहुत सारे लोगों ने पढ़ के रखा है उनको, बहुत अच्छी बुक है। सर एट द एंड मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये सेशन बिल्कुल एंड पे है, तो कुछ ऐसा जो हमसे रह गया हो, हमने ना पूछा हो, और कुछ ऐसा जो आप इस प्लेटफॉर्म पे, इस सेशन के थ्रू लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, तो आप बोल सकते हैं। यार हमारी बीच में बात रह गई थी। आपने मुझे जब वो बोला था कि आपके अंदर एक राइटर है जो कहीं दबा हुआ है, बाहर नहीं आता है, आप ऐसे लिख नहीं पाते हैं, तो मैं इसलिए नहीं लिख पाता क्योंकि मैं राइटर नहीं हूँ। पहली बात तो बतौर एक्टर थोड़ी प्रैक्टिस तो हो ही जाती है कि अपने विचारों को व्यक्त किस तरीके से करना है, राइट? सो ओवरऑल अभी जो हम पैंडेमिक देख रहे हैं, सारी चीजें, जो भी सिचुएशन हर तरीके से चल रही है, आई थिंक कि
वी ऑल नीड टू बी लिटिल मोर ऑनेस्ट अपने आप के साथ, है ना। प्रॉब्लम बस वही है, मुझे जो लग रहा है पर्सनली दैट आई फील कि हमें अपने आप के साथ थोड़े ईमानदार होने की जरूरत है, क्योंकि कर्मा तो थोड़ा इंस्टेंट हो गया है आजकल, है ना। और तो ये सब जो घटित हो रहा है, आई थिंक कि ये जिस भी रीजन से हो रहा हो, मतलब कह रहे हैं लोग कि हम लोगों ने ही पेड़ काटे हैं, हम लोगों ने ही कंक्रीट के जंगल बना दिए हैं, और हम लोगों ने ही प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है। तो आई थिंक कि जो जिस जनरेशन में हम बात ये पहुंचा रहे हैं, वही जनरेशन आगे चल के इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की होगी, क्योंकि जो जनरेशन जिनकी तबीयत खराब हो रही है या जिनके रिलेटिव्स इवन नहीं भी रह रहे हैं, तो वो जनरेशन तो अभी निकल चुकी, तो आने वाला समय तो हमारे हाथ में है ना। तो आई थिंक कि यूथ रियली नीड्स एन अप्रोच कि जहां पर वो ऑनेस्ट अप्रोच के साथ आगे बढ़े, और जिन चीजों से परेशान होते हैं वो अपने साथ भी ना करें। दूसरों के साथ तो बात की बात है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक ट्रैफिक सिग्नल तोड़ भी देते हैं ना, तो आप वहां पर रुकिए ना, फाइन दीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है। आपने फाइन आपकी गलती है, आप फाइन दीजिए, आप मत बहस करिए उससे, आप मत सोर्स लगाइए, आप मत फोन लगाइए किसी को। तो ये एक अप्रोच, आई थिंक, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यूथ ऐसा करता नहीं है, बट ये यूथ ये चीजें समझ सकता है और ये चीजें समझनी भी चाहिए। सो आने वाला जो कल होगा, आने वाला जो टाइम होगा, जो हम सोचते हैं वो हमें आज होना पड़ेगा। तो बी ऑनेस्ट, एंड जब हमारे ओपिनियंस हमारे घर में हमारे ओपिनियंस की रिस्पेक्ट होने लगे, तो हमें रिस्पॉन्सिबल हो अपने आप को समझना चाहिए कि वॉट एवर इज गोइंग अराउंड वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। हर किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, क्योंकि हमने ही उसको होने दिया या तो हमने ही उसको किया, है ना। एक सेकेंड शायद मुझे कोई बाहर बुला रहा है। 5 मिनट है ना, हाँ 5 मिनट दो, सॉरी। सो वही घर से वो मैंने बताया ना, जैसे कि आप कि सेव द वर्ल्ड लूज द गर्ल। Yeah. So I think कि responsibility is the major factor जो यूथ को एक बार अपने ऊपर लेकर के देना चाहिए, और जो भी हमारे आसपास हो रहा है वो हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए। वरुण, एक मिनट, आपकी आवाज एको हो रही है। थैंक यू। सो जो भी हमारे जो भी इर्द गिर्द हमारे जो भी घटित हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, उसके सिर्फ और सिर्फ हम रिस्पॉन्सिबल है। एंड आई थिंक यूथ हैज द पावर टू चेंज एवरीथिंग, एवरी डैम थिंग इन द वर्ल्ड। तो ये तो फिर सागर है। तो हम सागर की अगर बात करें तो आई वुड रियली लाइक टू अपील सारे जितने भी लोग हैं सागर से बाहर, सागर से अंदर, जो भी हमारे एज ग्रुप के लोग हैं 25 से 35 साल के बीच में, जो भी जितने भी यूथ हैं, इवन 20 साल वाले भी हेल्प कर रहे हैं, आई थिंक उनको एकजुट होना चाहिए, उनको एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, उनको अपने फैमिली मेंबर्स का ध्यान रखना है, उनको हमारे सराउंडिंग्स का ध्यान रखना है। इतना अगर हम ऑनेस्टली अगर हम इतना बस कर लें तो आई थिंक कोरोना तो ठीक है, लेकिन आने वाले समय में वी विल डेफिनेटली सी अ बेटर टुमारो इन एवरी एस्पेक्ट। और भी बहुत सारी बातें हैं, स्कूल से लेकर के मेडिकल फैसिलिटी से लेकर के, वो कभी नहीं सुधरेगी। जैसा था वैसा ही रहेगा। वो तब सुधरेगी जब हम उसे खुद सुधारना चाहेंगे, और जब हम खुद सुधारना चाहेंगे तो हमें दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझना होगा, वो तभी सुधरेगी। क्योंकि दर्द हमें सिर्फ तभी होता है जब हमें पिन चुभाई जाती है। अगर हम दूसरे के दर्द को भी महसूस करने लगे तो आई थिंक वो चीजें चुभन बंद हो जाएगी, है ना। I believe सर कि आप आपकी इस अपील को जितने भी लोग सुन रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर, वो उसका ध्यान रखेंगे। एंड अगेन कांग्रेचुलेट यू ऑन द वैक्सीनेशन ड्राइव। जो भी आप कैंपेन कर रहे हैं बहुत अच्छा जा रहा है। आई बिलीव वो बहुत अच्छा चलता रहे, बहुत स्मूथ चलता रहे, और जितने भी लोग आपके संपर्क में आ रहे हैं, लोग आपके इस अपील को ध्यान रखें, लोग थोड़ा अवेयर रहें। एंड आई विश कि ये जो टाइम अभी ऐसा चल रहा है बहुत ही जल्द ये एंड हो जाए, हम वापस से नॉर्मल हो जाएं, और इससे जो भी सबक हमें सीखने मिल रहा है उसको हम ध्यान रखें और
पूरी जिंदगी भर उसको फॉलो करें। एंड Yes. आई वुड लाइक टू से सर इट वाज एन अमेजिंग सेशन, बहुत ही एक कहना चाहिए कि फ्रूटफुल डिस्कशन हुआ और लोगों को अवेयरनेस भी मिली और आपको इतना अच्छे से मुझे जानने मिला। सारे आंसर्स बहुत अच्छे थे एंड अरुण भैया एंड हर्ष ने बहुत अच्छे क्वेश्चन किए, उतने ही अच्छे आपसे आंसर मिले। सो अगेन थैंक यू सो मच सर फ्रॉम द बिहाफ ऑफ रूलिंग वर्ड्स की आप इस कठिन टाइम में भी आपने हमें थोड़ा समय दिया एंड आई होप आपको भी पसंद आया होगा इतना जो भी समय आप। एंड आई मस्ट से कि मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सागर में आप जैसे टैलेंटेड लोग भी हैं जो इस तरीके के इनिशिएटिव्स ले रहे हैं और इस तरीके की चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। और मुझे एक्चुअली आई एम वेरी सरप्राइज्ड, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मैंने तो एक रैंडम इंटरव्यू, एक रैंडम न्यूज चैनल की तरह इंटरव्यू एक सोचा था कि टॉक शो होगा, बट इट वाज अ वेरी वेरी व्हाट यू कॉल इट रिफ्रेशिंग थिंग फॉर मी कि मुझे एक ऐसा आपसे जिस तरीके के सवाल आप लोगों ने करे काफी सेंसिबल थे, इंटेलेक्चुअल थे। एंड आई थिंक कि मैं जिस यूथ की जिस कल्चर की बात कर रहा हूँ वो कल्चर मैं देख पा रहा हूँ आप लोगों में, और वही हमें स्प्रेड करना है, वही उसी तरीके से हमें सारे लोगों को पॉजिटिविटी और अच्छी बातें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझानी है। क्योंकि अब एक टाइम के बाद क्या होता है ना कि जैसे आपके फादर, मेरे फादर अभी थोड़े दिन पहले जॉब से रिटायर हो गए, तो एक टाइम के बाद सभी रिटायर हो जाते हैं तो यार रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को तो लेनी पड़ती है। हम अगर सोचते रहेंगे कि टाइम चलता रहेगा, कहते हैं ना कि प्रॉब्लम्स बड़े लोगों की वजह से नहीं है, प्रॉब्लम्स अच्छे लोगों के अच्छा काम ना करने की वजह से। सो मैं बहुत इम्पोर्टेंटली ये अपील करना चाहूंगा आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि let us talk about only solutions. Let us not talk about problems. Let us not talk about who's doing what. Let us not try to blame each other or anybody else. Let us just try कि हम solution क्या दे सकते हैं। अगर हम इतने पे ही ध्यान दें और इतनी ही बात करें तो हमारी जिंदगी की 110% प्रॉब्लम्स पूरी सॉल्व हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है। Yes sir, yes sir, got it. थैंक यू सर। एंड मैं अपील करता हूँ सभी से कि वो घर पर रहें, सुरक्षित रहें और वैक्सीन लगवाइए, लोगों को प्रेरणा दीजिए, प्लाज्मा डोनेट कीजिए, ब्लड डोनेट कीजिए, जो भी अभी आपका कर्तव्य बनता है इस समय करने का वो कीजिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सपोर्ट कीजिए, इस पैंडेमिक को फाइट कीजिए और आई बिलीव सब साथ रहेंगे तो बहुत जल्दी हम वापस से नॉर्मल हो सकेंगे। एंड आई बिलीव ये जो ऑनलाइन सेशन हुआ सर कभी हम ऑफलाइन भी मिल सकेंगे अच्छे से बैठ के। आई विश थैंक यू सो मच सर, इट वाज रियली, जैसे कि आपको रिफ्रेशिंग लगा सर, हम लोग को भी बहुत मजा आया एंड आई होप ऑनलाइन जब ये जाएगा तो और भी मजा आएगा। थैंक यू सो मच सर, मुझे बहुत अच्छा थैंक यू। गुड डे। थैंक यू। सेम टू यू हर्ष। थैंक यू सो मच, आप आए हमारे बीच और हमसे इतनी। थैंक यू वरुण। वरुण कैन यू कम अगेन? मैं आपको सुन नहीं पाया पूरा, सॉरी। मैं